हानामुगी किंडरगार्टन में छोटे छोटे बच्चे मस्ती से खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई एक बच्ची को धक्का देकर झूले से नीचे गिरा देता है। सभी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये 5th इंसिडेंट था। तभी चियो को पता चलता है कि काया फिर से किसी से लड़ रही है। मीनवाइल काया एक बच्चे को झूले पर बैठने नहीं दे रही थी, जबकि वो लाइन में पहले था। काया उसे झूले पर बैठने नहीं देना चाहती थी, बट चिये के कहने पर वो हार मान जाती है। बाकी टीचर सोचते हैं कि काया के इस बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से एक टीचर ने पहले ही जॉब छोड़ दी है, और मैं होप करती हूँ कि चिये उसे हैंडल कर लेगी। तभी काया कहीं भाग जाती है, उसके पीछे पीछे चिये भी भागती है। वही खाली झूले को देखकर वो लड़का उस पर झूलने लगता है, जहाँ उसे कोई क्रीचर जोर जोर से धक्का देने लगता है। वो धक्के इतने जोरदार थे कि वो बच्चा ऊपर से गिरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर आकर काया उसे रोक लेती है। उस बच्चे को लगता है कि काया ही उसे धक्का दे रही थी, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए काया उस झूले पर बैठ जाती है। काया उससे कहती है कि ये झूले ठीक नहीं है। तभी वो क्रिएचर काया को जोर से धक्का देकर अपने वर्ल्ड से बाहर आने लगता है, और कोई काया को पीछे से धक्का दे देता है। लेकिन आज शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। काया नीचे गिरते हुए उस क्रिएचर को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि काया कोई नॉर्मल बच्ची नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक है। फिर काया उस बच्चे से कहती है कि तुम मेरे साथ झूले पर बैठोगे। इस पर वो बच्चा उसे डरावना कहकर वहाँ से भाग जाता है। काया सैड होकर कहती है कि मैं डरावनी नहीं हूँ। वही ये पूरा इंसिडेंट चिये ने भी देख लिया था। मीनवाइल एक बच्ची लाइब्रेरी में पीकाबू खेल रही होती है, जहाँ उस बुक में से कुछ स्पिरिट लाइक क्रिएचर बाहर निकलता है। कुछ देर बाद उस बच्ची की मदर कॉल करके बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बारे में टीचर अकीरा जब चिये को बताने जाती है, तब वो देखती है कि काया बच्चों को वो बुक्स पढ़ने नहीं दे रही। चिये पूछती है कि काया क्या तुम्हें इतने बैडली वो बुक पढ़नी है, पर तब तक काया गायब हो गई थी। इस पर अकीरा उसे एडवाइस देती है कि ऐसी चीजों पर ध्यान मत दो, कभी कभार बच्चे अपने मूड के अकॉर्डिंग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। पर चिये सोचती है कि क्या यही बात है। उस झूले वाले इंसिडेंट के बाद सब शांत हो गया है। काया के उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कोई भी बच्चा उस झूले से नहीं गिरा। अगर बच्चे उस मॉन्स्टर की वजह से झूले से नीचे गिर रहे थे, तो इसका मतलब काया को ये पता था और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंखें शायद धोखा खा रहे होंगे और मॉन्स्टर्स वगैरह नहीं होते हैं। तभी वो बुक ओपन करके देखती है कि काया ने पीकाबू लाइन पर टेप लगा दी थी। वही इतना ही नहीं, वो बाकी बुक्स पर भी टेप लगा रही थी। ये देखने के बाद चिये बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने जितने भी बुक्स को टेप लगाया है वो एक ही बार में यहाँ लाओ। काया ऐसा ही करती है और 15-20 बुक्स उसके सामने ला देती है और कहती है कि ये बुक्स ओपन नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर काया वहाँ से गायब हो जाती है। चिये को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो उसे बताती क्यों नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी चिये की नजर पड़ती है एक बुक पर जो अपने आप ही खुल गई थी। फिर शाम को जब चिये उन बुक्स से टेप निकालने जाती है, तब उसे काया की बात याद आती है। स्टिल वो उन बुक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए चिये उनसे वो टेप्स निकालने लगती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, काया को कुछ सेंस होता है और वो अपना खेलना छोड़कर कहीं भाग जाती है। मीनवाइल अपनी बचपन की यादों को ताजा करने के लिए चिये उन बुक्स के साथ पीकाबू खेलने लगती है, जिसमें उसे अचानक एक मॉन्स्टर का चेहरा दिखता है। ये देखकर वो उस बुक को दूर फेंक देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ह्यूमन लाइक फॉर्म लेकर पीकाबू कहते हुए उसके पास आने लगता है। वो मॉन्स्टर चिये को कुछ करे इससे पहले काया वहाँ पर आकर उसे मार देती है और कहती है कि मैंने इसलिए ही कहा था कि इन्हें ओपन मत करना। चिये पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि अगर ये बुक्स ओपन हुई तो क्या होगा। काया के हाँ कहने पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बात सच थी। काया उन सब को उन मॉन्स्टर से बचा रही थी। चिये उससे पूछती है कि ये सब शुरू कब हुआ। काया कुछ बोले इससे पहले वहाँ पर उसकी दूसरी टीचर आती है और उसे फिर से अपने क्लास ले जाने लगती है। काया चिये को इशारा करके कहती है कि वो सब खराब है, मतलब वो बुक्स बाकी बुक्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। ये जानने के बाद चिये जल्दी से वो सभी बुक्स बाहर फेंक देती है। चिये के जाने के बाद उन बुक्स पर प्रिंसिपल की नजर पड़ती है और वो उन बुक्स को खराब ना जाने देने के लिए उन्हें यूज्ड बुक्स के बुक स्टोर ले जाती है। वही हम देखते हैं कि काया अपने फैमिली को भी उन क्रिएचर से बचाती रहती है। किंडरगार्टन जाते हुए काया अपनी मदर को बाय बोलती है, पर उसकी मदर उसे आवाज नहीं देती। रास्ते में भी काया उन क्रिएचर से उसके फादर को बचाती है। दूसरी ओर किंडरगार्टन के वॉशरूम में एक लड़का फंस गया था, लेकिन उसे चिये आकर बचा लेती है। चिये को वो बच्चा बताता है कि वो दरवाजा खुल नहीं रहा था और अब जब ये चीज बार बार हो रही थी, इसलिए टीचर अकीरा उस वॉशरूम को बंद कर देती है। कुछ देर बाद काया उसी वॉशरूम को देख रही होती है कि तभी एक बच्ची में वहाँ पर आती है जिसे जोर से पी लगी थी। काया उसे कहती है कि तुम ये वॉशरूम यूज नहीं कर सकती और वैसे भी टीचर ने हमसे कहा था कि पैंट गीली होने तक होल्ड करके मत रखना। इस पर वो बच्ची कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं खेलने में बहुत बिजी हो गई थी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। काया क्या तुम टीचर पर नजर रख सकती हो? अगर वो आती है तो तुम मुझे बताना। काया उसे कहती है कि तुम अंदर बंद हो जाओगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं
करूंगी। वो बच्ची कहती है कि अगर ऐसा होता है तो तुम मुझे आकर बचाना। फिर फ्रेश होने के बाद वो बच्ची दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो काया को आवाज देने जाती है, पर उसे लगता है कि अगर काया ने टीचर को बता दिया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए वो काया को आवाज नहीं देती और खुद से ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन वो मॉन्स्टर दरवाजे को बंद कर देता है और कहने लगता है कि बिचारी बिचारी, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसी बातें सुनकर वो बच्ची बहुत डर जाती है। हालांकि अपनी काया वहाँ पर आकर उस बच्ची को बाहर जाने कहती है और उस इविल क्रिएचर को जोर से पकड़कर उसे फ्लश कर देती है। वही सभी को लग रहा था कि वो वॉशरूम का हाल काया ने ही किया है। इसके लिए काया को बहुत डांट भी पड़ती है, लेकिन काया की मदद करने की जगह में वहाँ से भाग जाती है। अकीरा उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पर काया को फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ उसने लोगों को बताया कि उसे घोस्ट दिखते हैं, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि लोग उससे ही डरने लगे, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताती। वही अकीरा की डांट से काया सैड हो जाती है कि तभी वहाँ पर चिया आकर कहती है कि ये काया की गलती नहीं है, ये सब मैस मैंने किया है। एक्चुअली मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, बट दरवाजा ठीक होने की जगह टूट गया और मैंने गलती से सारे टूल्स फ्लश कर दिए। अकीरा के जाने के बाद काया पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। चिया कहती है कि अगर हमने कहा कि ये घोस्ट ने किया है तो भी हम पर कोई भरोसा नहीं करता। काया कहती है कि अगर तुम उन्हें देख सकती हो तो बाकी टीचर्स भी उन्हें देख पाएंगे। चिया उसे बताती है कि मैं उन्हें देख नहीं सकती। इस पर काया डिसपॉइंट होकर पूछती है कि अगर तुम उन्हें देख नहीं सकती तो तुम्हें कैसे पता कि ये घोस्ट का काम है। चिया कहती है क्योंकि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, कोइंसिडेंस से ही कह लो, पर मुझे पता है कि तुम सबको प्रोटेक्ट कर रही हो, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी वहाँ पर मैं आती है, लेकिन काया उससे बहुत चिढ़ी हुई थी, लेकिन हिम्मत करके मैं उससे माफी मांगती है और काया उसे झट से माफ भी कर देती है। फिर शाम को जब उसके फादर उसे लेने आते हैं तो काया उन्हें जल्दी से हक करती है और उन्हें उसे कंधे पर उठाने कहती है। फादर कहते हैं कि मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं और यहाँ काया जानती थी कि ये किसकी वजह से हो रहा है। चिया अकीरा से पूछती है कि मैंने जब भी देखा तब उसके फादर ही उसे पिकअप करने या ड्रॉप करने आते हैं, तो उसकी मदर क्या करती है। वही काया जब घर जाकर अपने मदर से मिलने जाती है तब हमें पता चलता है कि उसकी मदर को किसी ने पोजेस किया है और वो चीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दी स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक काया भी उसे हरा नहीं पा रही थी। अगले दिन टीचर अकीरा उन्हें रोड सेफ्टी के बारे में बता रही होती है, जहाँ एक बच्ची की नजर एक घर के विंडो पर जाती है जहाँ कर्टन के पीछे से कोई उसे झांक कर देख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर वो औरत वहाँ से हिलती नहीं, इसलिए डर के मारे वो बच्ची सभी से कहती है कि उसने घोस्ट देखा, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। पर इससे सैड होने की जगह वो अपने बात पर कायम रहती है और कहती है कि वो तुम्हें नहीं दिखा इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ है। ये बात काया दूर से सुन लेती है और उससे कहती है कि सकू चांद तुम औसम हो। सकू कहती है कि ये कितना औसम है ना कि मैं घोस्ट देख सकती हूँ। इस पर काया भी कहती है कि मैं भी देख सकती हूँ। सकू कहती है कि क्या सच में, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। काया उससे कहती है कि इसे सीक्रेट रखो वरना लोग तुम्हें झूठा समझेंगे, बट तुम्हें जब उस लड़के ने झूठा बुलाया तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, तुम सच में औसम हो। सकू कहती है कि वो बस जेलस है क्योंकि वो उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए काया इसकी चिंता तुम ज्यादा मत करो। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है, अगर हम दोनों एक साथ उसे ढूंढेंगे तो शायद उन्हें भरोसा हो जाए कि घोस्ट होते हैं। फिर किसी दिन उन्हें फिर से रोड सेफ्टी सिखाने ले जाया जाता है। सकू काया को बताती है कि जब हम राइट मुड़ते हैं तब ऊपर वाली विंडो के कर्टन्स के पीछे से हमें कोई छुप कर देख रहा होता है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी वो दिखेगा। वही उन दोनों को कोई दूर से देख रहा था। फिर जब सकू काया को वो घोस्ट दिखाती है तो काया शॉक हो जाती है। तभी सकू के सामने एक स्पिरिट आती है जो कह रही थी कि मेरी तरफ मत देखो, दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर देखो, पर यहाँ पर वो स्पिरिट सकू को नहीं दिख रही थी। काया उस स्पिरिट को मारकर सकू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पर उसकी बात सकू को समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर चिया आती है। काया उससे कहती है कि मैंने घोस्ट को मारा, पर वो अभी भी वहाँ पर है। सकू से वो घोस्ट दिखाती है जिसे देखकर चिया बहुत डर जाती है क्योंकि वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक डेड बॉडी थी। इस इंसिडेंट से चिया बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है, लेकिन रेस्ट लेने की जगह वो बच्चों का ख्याल रखना चाहती थी। वही सकू और काया उस डेड बॉडी को घोस्ट मान रहे थे, इसलिए वो उन्हें उस डेड बॉडी के बारे में नहीं बताती। अगले दिन काया जब किंडरगार्टन के लिए निकलती है तब भी उसकी मदर उसे बाय बोलने नहीं आती। मीनवाइल टीचर्स को किसी सस्पिशियस पर्सन की रिपोर्ट मिलती है जो कि किंडरगार्टन के आसपास ही घूम रहा था। बाकी टीचर्स चिया को बताते हैं कि हम ऐसे एरा में हैं जहाँ सिर्फ हाय बोलने पर लोग तुम्हें रिपोर्ट कर सकते हैं और आजकल कई सारे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, इसलिए लोग केयरफुल रहना चाहते हैं। टीचर चियो कहती है कि मैंने कई मॉम्स को ऐसे कहते हुए सुना है कि इसे स्पिरिटेड अवे कहते हैं। रूमर है कि एक बच्ची पूरे दिन गायब हो गई, फिर अचानक वो वापस आ गई और कहने लगी कि वो पूरे टाइम अपने मॉम के साथ थी और ऐसा भी कहा जाता है कि वो किडनैपर बच्चों को ट्रिक करके उन्हें किडनैप करता है। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि ये बातें याद करके तुम बच्चों की केयर
करो, स्पेशली मिडिल ईयर क्लास की। वैसे आज तुम पार्क जाने वाले हो ना? फिर पार्क में अकीरा सभी बच्चों को समझाती है कि अनलाइक स्कूल कई लोग इस पार्क को यूज करते हैं, इसलिए किसी स्ट्रेंजर के साथ मत जाना। मैं, टीचर चीरो और टीचर चीए भी यहाँ पर रहेंगी, इसलिए हमारी नजर से दूर मत जाना। वही अभी भी काया को कोई दूर से देख रहा था। कुछ देर बाद यूजू नाम की एक बच्ची काया के लिए फ्लावर क्राउन बनाकर लाती है और बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया। इस पर काया उसे लकी कहती है। यूजू कहती है कि तुम उसे रख सकती हो क्योंकि मैं जब चाहे उसे बना सकती हूँ। काया उसे कहती है कि थैंक यू, क्या तुम मुझे भी ये बनाना सिखा सकती हो? वही वो काया को सिखाते हुए कहीं गायब हो जाती है और काया भी ज्यादा कुछ सोचे बिना उसका पीछा करती है। दूसरी ओर चीयो को भी पता चलता है कि काया और यूजू गायब हो गई है। वही काया यूजू को ढूंढ लेती है और उससे कहती है कि हमें टीचर के नजर से दूर नहीं जाना चाहिए। यूजू कहती है कि माफ करना पर मेरी मॉम मुझे बुला रही है, देखो वो यहाँ पर है। यूजू की मॉम को देखकर काया के जान में जान आती है, पर तभी वो देखती है कि वो यूजू की मदर नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट थी जो बच्चों को ले जा रही थी। काया यूजू को रोक कर कहती है कि उसके साथ मत जाओ। यूजू कहती है कि क्यों नहीं, वो मेरी मॉम है। काया कहती है कि वो तुम्हारी मॉम है फिर भी तुम नहीं जा सकती। तभी वो स्पिरिट यूजू का हाथ छोड़ देती है और उसे अपने साथ चलने कहती है। ये सुनकर यूजू अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन काया उसका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ उस स्पिरिट के उकसाने पर यूजू और भी उसके साथ जाने के लिए डेस्परेट हो जाती है। तभी एक बंदा उन पर अटैक कर देता है, पर सही टाइम पर आकर चीयो उसे देख लेती है और उस सस्पिशियस बंदे को देखकर उसे जोर से धोबी पछाड़ मारती है। ये देखकर काया तो बहुत इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन ये इम्प्रेस होने का टाइम नहीं था, इसलिए चीयो उन्हें उठाकर भागने लगती है और वो सस्पिशियस पर्सन सैड होकर वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ उसे काया का नाम पता चल गया था। वही अचानक गायब होने के लिए अकीरा चीयो को डांट लगाती है। चीयो कहती है कि जल्दी से वापस स्कूल चलो, हमने उस सस्पिशियस बंदे को देखा है। फिर काया अकीरा को बताती है कि हम यूजू के मॉम को फॉलो कर रहे थे, तब हमने उस बंदे को देखा। फिर चीयो सेंसे ने उसे उठाकर फेंक दिया। अकीरा कहती है कि ये बात ज्यादा चिंता की नहीं लग रही, और क्या तुमने यूजू के मॉम को तो नहीं फेंका ना? चीयो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैंने वहाँ यूजू के मदर को नहीं देखा। तभी प्रिंसिपल वहाँ आकर कहती है कि कोई बात नहीं, बट ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने टीचर के नजर के सामने ही रहना। आगे जब यूजू के मॉम को बुलाया जाता है तो वो बताती है कि वो पार्क में नहीं आई थी। इससे ही चीयो टेंशन में आकर सोचती है कि फिर वो बंदा कौन था। काया ने कहा कि उसने उन्हें कुछ नहीं किया, पर चीयो को वो बंदा बहुत सस्पिशियस लग रहा था। स्टिल वो लोग उसे रिपोर्ट नहीं करते। कुछ टाइम बाद चीयो काया को एक सेफ्टी अलार्म देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है तो इसे खींच देना, ये जोर जोर से आवाज करेगा। काया पूछती है कि स्ट्रेंजर यानी बुरे लोग ना? चीयो उसे समझाती है कि तुम किसी को देखकर बता नहीं सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा, पर चिंता मत करो, अच्छे लोग इससे अपसेट नहीं होंगे और बुरे लोग दूर भाग जाएंगे। वही शाम को सभी बच्चे अब अपने घर जा रहे होते हैं। तभी काया के भी फादर उसे लेने आते हैं और काया को ढूंढने के लिए चीयो को थैंक्स करते हैं। चीयो उनसे कहती है कि आप यहाँ इंतजार करो, काया रेडी हो रही है। दूसरी ओर काया को उसके फादर दिखते हैं जो कहते हैं कि आज मैं जल्दी में हूँ तो क्यों ना हम शॉर्टकट लें। तभी एक लड़का काया से कहता है कि काया तुम वहाँ से नहीं जा सकती, पर काया ये बोलकर निकल जाती है कि उसके साथ उसके डैड है, पर यहाँ पर वो एकदम अकेली थी। वो बच्चा जल्दी से जाकर चीयो को बताता है कि काया अकेले ही प्लेग्राउंड को छोड़कर चली गई। मीनवाइल काया आज के दिन जो हुआ वो अपने फादर को बताती है। तभी उसकी नजर अपने रियल फादर पर पड़ती है। तभी चीयो भी काया को ढूंढने निकल पड़ती है और सोचती है कि काया ऐसे ही बिना किसी रीजन ऐसे ही नहीं जा सकती, पक्का हमारे पीठ पीछे कुछ डरावना हो रहा है। क्या होगा अगर उस बंदे की वजह से ये हो रहा हो? वही काया सोचती है कि ये मेरे डैडी नहीं है, ये एक स्ट्रेंजर है। वो उस अलार्म को देखती है पर उसे यूज नहीं करती क्योंकि काया उस घोस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। पर तभी वो घोस्ट उसके मदर का फॉर्म ले लेता है और उसे उसके मदर जैसा ट्रीट करने लगता है। तभी वहाँ पर वो जायंट बंदा आकर उस घोस्ट पर एक्सोर्सिज्म वाटर स्प्रे करता है और कहता है कि रुको काया सामा, वो एक चाइल्ड अबडक्टिंग स्पिरिट है जिसे स्पिरिटेड अवे कहते हैं। वो बच्चों को ट्रीट करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स का डिस्गाइज लेती है, बट फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे से एक ह्यूमन का फॉर्म मिमिक करती हो, उस स्किन के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है और वो सर्टेनली तुम्हारी मदर नहीं है। ये सुनकर काया उसे एक झटके में मार देती है। इससे वो जायंट बंदा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक से मैंने यही उम्मीद की थी और ये हमारा थर्ड टाइम है जब हम मिले हो। मैं हूँ अंकल मॉब जिसे उस दिन तुमने बचाया था। वही उसे देखकर काया वो अलार्म बजा देती है जिसे चीयो को पता चलता है कि काया कहाँ पर है। वही वो उस बंदे को देखकर फुल एक्शन मोड में आ जाती है, पर काया उसे रोककर कहती है कि वो भाग नहीं रहा, मतलब वो बुरा नहीं है। मॉब कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, पर ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है सिंस तुम उस टाइम बहुत छोटी थी, बट वो एक्सोर्सिज्म मैं कभी नहीं भूल सकता। चीयो पूछती है कि तुम कौन हो और काया को कैसे जानते हो? मॉब कहता है कि ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में
मैं बताऊंगा। तभी वहाँ काया के फादर आते हैं और काया उनके साथ घर चली जाती है। वही मॉब चिए को एक बिजनेस कार्ड देता है जिसमें लिखा था कि वो एक ऑकल्ट जर्नलिस्ट है। मॉब कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काया सामा के बारे में कुछ डिस्कस करना है एंड प्लीज मुझे उस बिजनेस कार्ड के नंबर पर कॉल करना। आज के लिए मैं निकलता हूँ। यहाँ पर वो बंदा चिए को और भी सस्पिशियस लगने लगता है। उस तरह चिए मॉब के बारे में जानने के लिए उसके बिजनेस कार्ड से डिटेल निकालती है जिससे उसे पता चलता है कि मॉब एक राइटर और ऑथर भी है। चिए सोचती है कि इसे काया के बारे में कैसे पता चला होगा। तभी वो उसके साथ एक ह्यूमन एनाटॉमी फिगर को देखकर डर जाती है और सोचती है कि जो भी हो ये फेवर रिटर्न करने वाली चीज सिर्फ उसके दिमाग में है। फिर भी मुझे काया को उस बंदे से प्रोटेक्ट करना होगा। वही काया एक ड्राइंग कंप्लीट करके उसे कलर करने का सोचती है पर वहाँ पर ब्लैक कलर नहीं था तो वो ये चिए को दिखाती है। चिए कहती है कि तुमने उसे खत्म कर दिया होगा या तुमने उसे कहीं गिरा दिया होगा पर ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि कई सारे बच्चों के ब्लैक क्रेयॉन्स गायब थे। चिए यूजू से पूछती है तो वो बहुत डर जाती है और हिचकिचाते हुए बताती है कि मैंने अभी कांचान को कई क्रेयॉन्स के साथ देखा। बाकी बच्चे सोचते हैं कि चोर तो यूजू का छोटा भाई निकला पर वो फर्स्ट ईयर क्लास में है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरो अकीरा और चिए की माफी मांगती है। अकीरा कहती है कि कोई बात नहीं पर वो मिरर को क्यों कलर कर रहा है। मेरो कहती है कि मुझे पता नहीं और ऐसा कहना नहीं चाहिए पर वो काया की तरह एक ट्रबल मेकर है। वो हमेशा स्कैरी स्कैरी बोलते रहता है। बोलो आखिर एक मिरर में डरने वाली चीज ही क्या है? क्या ये वो अपने ग्रेड के लिए बहुत छोटा है इसलिए हो रहा है? उसकी बचकान हरकतें देखकर मुझे बहुत चिढ़ आती है। अकीरा उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आगे मेलो उन बच्चों की माफी मांगती है और कहती है कि चिंता मत करो मैं उसे डांटूंगी इसलिए अब तुम उसे माफ कर दो। वही चिए कहती है कि बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आती हो फिर भी उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अकीरा कहती है कि तुमने सही कहा मैं उससे बाद में इसके बारे में बात करूंगी। कुछ टाइम बाद मेरो चिए को बताती है कि वो आज थोड़ी देर और रुकने वाली है। आफ्टर ऑल कांचान खुद से तो वो मिरर साफ नहीं करने वाला इसलिए मुझे ही उसको साफ करना पड़ेगा पर आई गेस हम दोनों को ही इन ट्रबल मेकर्स को हैंडल करने में अपना बेस्ट देना होगा। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। चिए याद करती है कि मेरो ने उसे बताया था कि कांचन भी काया की ही तरह है। ये याद करके चिए मेरो को रोकती है और पूछती है कि तुम अकेली ठीक रहोगी ना? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरो कहती है कि चिंता मत करो मैं कुछ ही मिनटों में उसे साफ कर दूंगी और वैसे भी तुम ड्यूटी पर हो ना। पर जब मेरो उस मिरर को साफ करने जाती है तब उसे अपने फेस की जगह एक स्पिरिट का फेस दिखता है। इससे वो बहुत डर जाती है पर वो कुछ सोचे इससे पहले वो स्पिरिट बाहर आकर उसका गला दबाने लगती है। तभी उसकी चीखें सुनकर काया अपना काम छोड़कर उसकी तरफ भागती है। चिए जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि वो स्पिरिट मेरो को मिरर में खींच रही थी और मेरो मदद की भीख मांग रही थी। इस पर अपनी काया उस स्पिरिट को वापस मिरर में भेज देती है पर यहाँ काया को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरो कहती है कि मैं ठीक हूँ पर मुझे हुआ क्या था, मैंने जब अपना रिफ्लेक्शन देखा तो मुझे लगा कि मैंने किसी और को देखा फिर मैं नीचे गिर गई। माफ करना मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर अगले दिन जब कांचन और यूजू किंडन गार्डन में आते हैं तो मेरो उनसे कल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और यूजू तुम हमेशा से ऑनेस्ट थी पर मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा इसलिए थैंक यू। ये सुनकर दोनों भी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। चिए अकीरा से कहती है कि तुम्हारी डांट शायद काम कर गई, उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया है। वैसे तुमने उससे क्या कहा? अकीरा कहती है कि मैं उससे आज बात करने वाली थी और देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी वाइब भी बदल गई है जैसे कि वो कोई और ही हो। फिर सभी बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं जहाँ सभी लड़कियां अब अपने स्विमिंग सूट शो ऑफ कर रही थी। वही अपनी काया को टैन नहीं होना था इसलिए उसने फुल बॉडी सूट पहना था। इस पर कैन उसे चिढ़ाने लगता है पर उसे सकू और यूजू वहाँ से भगा देते हैं। सकू काया से कहती है कि अगर उसने तुम्हें फिर से चिढ़ाया तो तुम उसे सबक सिखाओ। तभी अकीरा उन्हें वार्म अप के लिए बुलाती है। जहाँ जाते हुए काया की नजर एक घोस्ट पर पड़ती है जो पुल के ऊपर फ्लोट कर रही थी। फिर कुछ मिनटों के बाद सभी बच्चे पुल में खेलने लगते हैं पर काया को तैरने नहीं आता था इसलिए वो ऐसे ही बैठी थी। चिए उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें पुल में आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फिर से कैन वहाँ आकर कहता है कि तुम कर क्या रही हो काया, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? ये कितनी बुरी बात है। इस पर सकू और यूजू उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उसे तैरने में मदद करने के लिए किक बोर्ड देते हैं। उसी दौरान कैन खेलते हुए उसी घोस्ट से टकरा जाता है जो कि उसे सीधे नीचे पानी में खींच लेता है। सभी को लगता है कि कैन ये जानबूझकर कर रहा है और ये भी उसका ही कुछ मजाक है पर यहाँ काया टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो घोस्ट कैन को नीचे पानी में खींच रहा है। कैन सकू को आवाज देने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी हिलती नहीं, वो अनकॉन्शियस होने ही वाला था। तभी आसमान से नीचे काया आती है और उस घोस्ट को मारकर कैन को बचा लेती है। ये देखकर सकू कहती है कि बहुत अच्छे हैं, तुमने उसे सही सबक सिखाया। कैन काया से कहता
कहता है कि तुम मुझे बचाने आई ना, जबकि तुम्हें तैरना भी नहीं आता। मैं दिल से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के लिए तुम्हारी माफी मांगता हूँ। इस पर अपनी काया उसे माफ भी कर देती है। हालांकि उन्हें बाद में आकिरा की डांट भी सुननी पड़ती है। फिर शाम को काया के जाने के बाद वहाँ पर मॉब फिर से आता है। चिए उससे कहती है कि क्या तुम अब मुझे भी स्टॉक करने लगे हो। मॉब कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। चिए कहती है कि टोटली। इस पर मॉब कहता है कि याद है मैंने तुम्हें कॉल करने कहा था ना, अगर तुम मेरे साथ मीटिंग नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर बार बार आऊंगा। चिए कहती है कि इसे ही तो स्टॉकिंग कहते हैं। वैसे कौन सी मीटिंग। मॉब कहता है कि काया के बारे में। अभी तक मैंने काया सामा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर की है जिसमें उसका नाम, एज, होम एड्रेस और फोन नंबर था। इवन उसमें छोटी से छोटी चीज भी थी, जैसे कि उसके फादर उसे शुरू से छोड़ने और लेने आते हैं और हेल्थ इश्यूज की वजह से उसकी मदर बेड रेस्ट ले रही है। चिए कहती है कि ये चीज इलीगल है, तुम यही रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मॉब कहता है कि ऐसा मत करो, अगर मुझे कुछ शेडी करना ही होता तो मैं ये तुम्हें क्यों बताता। पहले मेरी बात सुनो, फिर चाहे तो तुम मुझे रिपोर्ट कर देना। काया सामा का मुझ पर बहुत बड़ा फेवर है, जिसे रिपे करने के लिए मुझे अनलॉफुल चीज करनी भी पड़ी तो मैं करूंगा। ये 4 साल पहले की बात है। तब मेरे पास मेरी वाइफ और मेरी बच्ची क्योको थी, पर क्योको का अपने फ्रेंड से मिलने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। सभी लोगों ने हमें सहानुभूति देनी चाहिए, पर मैं उस टाइम इतना भी सैड नहीं था जितना उन्हें लग रहा था, क्योंकि मैं क्योको को देख पा रहा था। तभी क्योको उसकी माफी मांगती है। मॉब कहता है कि जो हुआ वो हुआ, एटलीस्ट सबसे हमारे साथ रहना। इससे क्योको खुश होकर प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेगी। उसकी वाइफ कहती है कि हनी आई नो ये पेनफुल है, पर तुम्हें उसे भूलना ही होगा। पर यहाँ मॉब को लग रहा था कि क्योको अभी भी जिंदा है। वो अपने वाइफ से कहता है कि चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। वही उसकी वाइफ और बाकी लोग क्योको को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए कई लोग उसे क्रीपी समझते हैं तो कुछ उसके लिए बुरा फील करते हैं। पर मॉब अपने बेटी को फिर से देखकर बहुत खुश था, उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी क्योको कहती है कि मैं थक गई हूँ, और उसकी ये थकान ह्यूमन जैसे सोने से नहीं ठीक हो रही थी। जैसे जैसे दिन बदलते गए वैसे वैसे वो बदलती गई, और एक दिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक स्पेक्टर में बदल गई। स्पेक्टर्स ऐसी कॉन्शियस एंटिटीज होती है जो अपना रास्ता भटक कर इसी दुनिया में रह जाती है और स्पेक्टर्स में बदल जाती है। जो अपनी बॉडी को खो देते हैं उन्हें जल्दी से नथिंगनेस में जाना चाहिए। ऐसा ही मैंने अपने बुक में लिखा था, तो मैंने ऐसा क्यों सोच लिया कि मेरी बेटी एक्सेप्शन है। वही क्योको कहने लगती है कि डैडी क्यों ना मम्मी को भी वहाँ ले जाए। ये सुनकर मॉब को रियलाइज होता है और वो कहता है कि तुम्हें ब्लेम करना है तो मुझे करो, ये मेरी गलती है, तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे ले जाओ पर तुम्हारे मम्मी को नहीं। तभी छोटी सी काया वहाँ पर आकर क्योको की स्पिरिट को मार देती है। ये देखकर मॉब फाइनली एक्सेप्ट करता है कि क्योको अब इस दुनिया में नहीं रही। ये चीज एक्सेप्ट करने के बाद उसकी वाइफ उसके पास वापस आ जाती है और उसकी फैमिली भी फिर से ठीक हो जाती है। चिए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसे स्टॉक करना चाहिए। मॉब कहता है कि तुम सही कह रही हो, पर कई सालों के लिए मुझे पता नहीं था कि वो कर क्या रही है, लेकिन अब चीजें बदल गई है। कुछ महीनों पहले ओकल्ट रिलेटेड काम करते हुए मुझे एक रियली क्रीपी घर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला कि वो घर काया सामा का है एंड उस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मॉब की बातें सुनने के बाद शाम को चिए किंडन गार्डन में वापस जाती है जहाँ काया के फादर उसे लेने आए थे। चिए उनसे कहती है कि मैं काया को लाती हूँ और कल होम विजिट के लिए आने देने के लिए एडवांस में थैंक यू। वही घर जाते हुए काया और उसके फादर एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक 8 साल की बच्ची खो गई है। उसकी हाइट 3 फुट है और उसके काले बंदे बाल है। उसने फ्लोरल पैटर्न की शर्ट और व्हाइट स्कर्ट के साथ ब्लैक शूज पहने हैं। अगर तुम्हें वो दिखे तो पास ही के पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करो। काया के फादर काया को बताते हैं कि आज सुबह भी एक ओल्ड मैन के खोने की अनाउंसमेंट हो रही थी और अब ये काया हमें भी केयरफुल रहना होगा। तभी उन दोनों को वो लड़की दिखती है जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी। वो काया के फादर को देखते ही उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं घर नहीं जा पा रही। काया के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, हम पास ही के पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर तुम मिनटों में अपने घर पहुंच जाओगी। तभी वो किसी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। काया के फादर को समझ नहीं आता कि अचानक उसे हुआ क्या, बट यहाँ काया जानती थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वही एक गोश्त उस बच्ची के पीछे लगा था और इसी कारण से वो बच्ची अपने घर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गोश्त उसके घर पर भी आ जाएगा। कि तभी वो रास्ता खत्म हो जाता है, इसलिए वो लड़की एक पोल के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर काया भी आती है और उस गोश्त को उस लड़की के पीछे नोटिस करती है। यहाँ वो बच्ची बहुत ही डरी हुई थी, पर काया उस गोश्त को मारकर उस बच्ची को बचा लेती है। वही वो नोटिस करते हैं कि वो गोश्त कुछ तो कह रहा है, जैसे यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। इसका मतलब उन दोनों को समझ नहीं आता, पर तभी उस बच्ची को कुछ याद आता है। खेलते
खेलते खेलते उस बच्ची का पेपर प्लेन गटर में गिर गया था। तब उसने कुछ अजीब चीज वहाँ पर देखी। तब से ही वो घोस्ट उसके पीछे लगा है। आगे काया उस बच्ची को घर पर छोड़ती है और अपने डैड के साथ पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद अपने घर पर जाती है। वही वो बच्ची अपने मदर को भी उस चीज के बारे में बताती है जो उसने उस गटर में देखी थी, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन था जो कई दिनों से गायब हो गया था। अगले दिन प्रिंसिपल की पहचान का एक किंडरगार्टन बंद हो रहा था, इसलिए वो अपना सभी सामान फेंक रहे थे, पर अपनी प्रिंसिपल वो चीजें वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ सभी चीजें लाती है। पर कुछ चीजें खराब हालत में थी, इसलिए सभी टीचर उसे बाद में ठीक करने का सोचती है कि तभी 3 बदमाश बच्चियां वहाँ पर आकर उन चीजों को देखने लगती है, जहाँ एक की नजर एक डॉल पर पड़ती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। इस पर नाची नाम की लड़की सोचती है कि वो उस डॉल को फेंकने से बचाएगी। तभी वहाँ पर काया आती है और कहती है कि तुम उसे नहीं ले सकती, पर नाची उस डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाकी बच्चियां उससे कहती है कि तुम कर क्या रही हो, तुम ऐसे प्रॉब्लम में आ जाओगी। नाची कहती है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी ये रूम कोई यूज नहीं करता। तभी वो बच्चियां देखती है कि नाची की ड्रेस भी उस डॉल की तरफ फट गई है। आगे नाची उस डॉल की तरह अपने बाल भी काट लेती है। वो बच्चियां सोचने लगती है कि नाची भी उस डॉल की तरह दिखने लगी है, पर ये शायद कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि नाची के साथ कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर नाची ने अपना ही दांत तोड़ लिया था और उस डॉल की तरह अपना मुंह खून से रंग लिया था। ये देखकर वो बच्चियां जल्दी से वो डॉल फेंकने जाती है, पर वो डॉल वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो नाची के पास थी और अब नाची भी उसी डॉल की तरह दिखने लगी थी। वो डॉल नाची को और भी प्रॉब्लम में डाले इससे पहले वहाँ पर काया आती है और उस डॉल को तोड़कर नाची को उस डॉल के पोजीशन से फ्री करती है। यहाँ नाची को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था और वो यहाँ कर क्या रही है। नाची को फिर से ठीक देखने के बाद उसके फ्रेंड्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। वही काया उस डॉल को कचरे में फेंक कर कहती है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है। फिर शाम को चिए काया के घर जा रही होती है, पर यहाँ वो मॉब की बातों की वजह से बहुत नर्वस थी, पर ये उसकी पहली होम विजिट थी, इसलिए वो खुद को मोटिवेट करके काया के घर जाती है जहाँ काया खेल रही थी। चिए काया से कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी और डैडी से बात करने आई हूँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ पर मैं होप करती हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत बातें करूंगी। मॉम के बारे में सुनते ही काया रुक जाती है और कहती है कि तुम मेरी मम्मी से बात नहीं करोगी, मेरी मम्मी बाकियों की तरह नहीं है। तभी काया के घर का दरवाजा खुलता है, जिसके खुलते ही पंछी भी वहाँ से उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ घोस्ट लाइक फिगर काया के घर से निकल रहा था, पर चिए को वो नहीं दिख रहा था बल्कि उसे काया की मदर ही दिख रही थी। यहाँ काया के अलावा किसी और को वो घोस्ट लाइक फिगर नहीं दिख रहा था। चिए काया की मदर से काया के बारे में हंसते खेलते हुए बातें करती है, पर यहाँ काया बहुत ही डरी हुई थी। फिर अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद चिए अपने घर जा रही होती है, तब उसे मॉब मिलता है जो उससे पूछता है कि होम विजिट कैसी गई, क्या तुमने कुछ अजीब देखा। चिए कहती है कि नहीं, वो घर एकदम नॉर्मल है, शायद तुम्हें गलत खबर मिली होगी। मॉब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं उस घर के अंदर भी नहीं जा सकता। चिए कहती है कि डरावने तुम हो जो उनके घर में घुसना चाहते हो। इस पर मॉब कहता है कि एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि तुम्हें वहाँ पर क्या मिला। चिए कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ही रहेगी। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपना पेन काया के ही घर भूल कर आ गई। आगे मॉब पूछता है कि फिर काया सामा कैसी थी, क्या तुमने उसके बारे में कुछ अलग नोटिस किया। चिए कहती है कि नॉट रियली, पर उसने अपने यार्ड के सामने कुछ तो कहा था। तभी चिए का पेन लौटाने वहाँ पर काया की मदर आती है। काया के मदर को देखते ही मॉब डर के मारे कांपने लगता है, पर यहाँ चिए को कुछ अलग नहीं लग रहा था। काया की मदर उसे कहती है कि आज तुमसे बात करके अच्छा लगा। काया बहुत परेशानी खड़ी करने वाली लड़की है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि हमें और भी चीजों के बारे में बात करनी होगी। चिए कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो एक अच्छी लड़की है और मैं श्योर हूँ कि वो एक वंडरफुल बड़ी बहन बनेगी। फिर उनके जाने के बाद चिए मॉब से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे बात क्या करना चाहते हो। मुझे किंडरगार्टन भी जाना है। मॉब पूछता है कि तुम्हें काया सामा की मदर कैसी लगती है। चिए कहती है कि वो बहुत प्यारी मॉम है और उन्हें बच्चा भी होने वाला है। मॉब कहता है कि इंडीड उसकी मदर प्रेग्नेंट है, बट उसके अंदर जो चीज है वो एक स्पेक्टर हो सकता है। मैंने जब उसे देखा तब उसके पेट में मुझे कुछ अजीब दिखा। उसकी ये बातें सुनकर चिया को काया की बातें याद आती है, फिर भी वो मॉब की बातों को मजाक समझती है, पर मॉब यहाँ पर बहुत सीरियस था। वो कहता है कि मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। उसके श्योरली पोजेस होने के बावजूद भी वो वैसी हरकतें नहीं कर रही जो नॉर्मली पोजेस लोग करते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि वो अनबॉर्न बच्चा ही होस्ट है। वो स्पेक्टर काया की मदर को एज ए लिविंग शील्ड यूज कर रहा है और वो भी फिजिकली और इमोशनली भी, इसलिए काया सामा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। इस पर ये सोचती है कि क्या इसका मतलब हमें बच्चा पैदा होने तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए, और वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली है क्या वो एक इंसान ही होगा, और इसी कारण की वजह से काया को छोटे
बच्चे पसंद नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे काया के डैड उसे किंडरगार्टन के लिए रेडी कर रहे होते हैं, पर काया बस अपने मॉम के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी ओर चिए को मॉम का फोन आता है जो कहता है कि मुझे कल इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे एक बात पता चली, इसलिए मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। चिए कहती है कि रुको, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, और तुम्हारे जैसे वेल इन्फॉर्म्ड बंदे को पता ही होगा कि आज हम ट्रेन फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ये बोलकर वो मॉम का फोन काट देती है और बच्चों के हजारों क्वेश्चन से परेशान हो जाती है। फिर जब वो ट्रेन में बैठते हैं तब एक बंदा बच्चों से कहता है कि हम बड़ों ने एक्चुअली में टिकट्स के पैसे दिए हैं और तुम बच्चे फ्री में घूम रहे हो ना, तो चलो हमें बैठने दो। उसकी ये बातें सुनकर चिहिरो चिढ़ जाती है, पर अकीरा कहती है कि उसे प्रोवोक मत करो, वैसे आप यहाँ पर बैठ जाइए। आगे फिर जब ट्रेन रुकती है तब सभी बच्चे उतर जाते हैं, सिर्फ काया के अलावा, जो कि सिर्फ एक ही जगह पर घूम रही थी। उसे लेने के लिए चिए भी ट्रेन के अंदर जाती है, पर वो दोनों उतर पाए इससे पहले ट्रेन शुरू हो जाती है। अकीरा चिए से कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम उसके साथ हो। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी गलतियां हर 10 साल में होती रहती है और यहाँ इनफ स्टाफ है, इसलिए चिंता मत करो। तभी बैड सिग्नल की वजह से कॉल कट हो जाता है। चिए काया से कहती है कि हम नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएंगे, तो चलो यहाँ आकर बैठ जाओ। काया कहती है कि मैं नहीं बैठ सकती। चिए को लगता है कि काया उस बंदे की वजह से नहीं बैठ रही, इसलिए वो कहती है कि इट्स ओके काया, हम लोगों ने भी पैसे दिए हैं और ऐसा रूल नहीं है कि बच्चों को खड़ा रहना होगा। उसके अलावा ये पूरी ट्रेन खाली है। तभी टनल में जाते ही पूरी ट्रेन स्पिरिट से भर जाती है। काया चिए को बताती है कि ये सब पिछले वाले स्टॉप पर चढ़ गए, इसकी ही वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी, पर वो कुछ बुरा नहीं कर रहे, इसलिए हमें भागने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि वो बंदा बहुत ही अनोइंग है। वही काया की बात सच करते हुए वो हरामी बंदा चिए को धक्का देकर खुद बाहर निकल जाता है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। वो बंदा सोचता है कि वो क्या था, कोई नहीं बता सकता कि अगर मैं उस ट्रेन में और रुकता तो मेरे साथ क्या होता। अच्छा हुआ कि मैं उतर गया। दूसरी ओर चिए सोचती है कि क्या वो कोई ड्रीम था। तभी उस ड्रीम से उठाने के लिए उसे मॉब का कॉल आता है जो कहता है कि तुम्हारा जीपीएस सडनली चला गया, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर अच्छी चीज ये है कि काया सामा तुम्हारे साथ है। वैसे तुम अपने किंडरगार्टन ग्रुप से अलग हो गई हो ना। चिए कहती है कि हाँ, इवन अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो भी मैं जा नहीं सकती क्योंकि कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं टैक्सी बुक करने का सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर मॉब टपकता है, पर वो यहाँ कैसे आया और क्यों आया ये नहीं बताता। इससे चिढ़कर चिए ड्राइवर से पूछती है कि तुम इसे कैसे सह सकती हो। वो ड्राइवर कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के इस बिहेवियर की आदत हो गई है। वही यहाँ मॉब को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो काया को याद है, पर वो उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ने से पहले काया को उसके ग्रैंड मदर से मिलाना चाहता था। चिए पूछती है कि काया की ग्रैंड मदर, आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। मॉब उसे बताता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। काया सामा के पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे कुछ पता चला। ये ओल्ड लेडी मुत्सु इबिसुमोरी है जिसके पास एक्सट्रीमली पावरफुल साइकिक विजन है। कहा जाता है कि साइकिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कई मेजर केसेस के क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद की है। एक पॉइंट पर ऐसे केसेस की रिक्वेस्ट उन्हें पूरी दुनिया से आ रही थी। उसके साइकिक विजन के अलावा वो अपने स्ट्रॉन्ग एक्सोसिज्म पावर से प्रॉब्लमेटिक एरिया को भी प्यूरिफाई कर सकती है। और लेजेंड यह है कि उसकी ग्रैंड डॉटर ने भी वो डिवाइन पावर इनहेरिट की है और वो ग्रैंड डॉटर और कोई नहीं काया सामा है। एक बार तुम उसकी पावर देख लो तो तुम्हें और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो काया सामा की फैमिली मेंबर है तो उन्हें काया सामा के मदर के बारे में कुछ जरूर पता होगा। अगर तुम पूछोगे कि मिस मुत्सु अब कहाँ पर है तो वो तुम्हारी डेस्टिनेशन यानी तुम्हारी फील्ड ट्रिप पर है और मेरे जैसे आउटसाइडर की जगह उनकी ग्रैंड डॉटर ही उन्हें अच्छे से कन्विंस कर पाएगी, इसलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। चिए कहती है कि इसका मतलब तुम काया को किडनैप करने का सोच रहे थे ना। मॉब कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें भी बुलाने वाला था। बट मिस चिए, जब अपना ओपोनेंट मिस्टीरियस एंटिटी होती है तो कॉमन सेंस काम नहीं करती। याद करो जब तुम पहली बार काया सामा से मिली थी, बताओ अगर काया उस सिचुएशन में होती तो तुम उसकी मदद करने के लिए क्या करती। इस पर अपनी बात याद करके चिए कहती है कि एज ए टीचर मैं बच्चों को हर दिन हैप्पी रखने के लिए जो बनता वो करती, चाहे अगर मैं खुद उन्हें देख नहीं सकती, पर अगर किसी बच्चे के घर में प्रॉब्लम है तो मैं उनकी मदद के लिए अपने अथॉरिटी में सब कुछ करूंगी। फिर वो लोग कुछ देर बाद काया के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए एक जगह पर जाते हैं जहाँ काया को एक ओल्ड वुमन दिखती है जो किसी को दूर जाने कह रही थी। काया के पूछने पर मॉब बताता है कि वो पिकअप्स है जो कि यहाँ के एल्डरली लोगों को लेने आए हैं, जिनका टाइम हो जाता है वो उन्हें ले जाते हैं। ये पिकअप फेनोमेना कई बार होते रहता है पर इससे किसी को भी हर्ट नहीं होता। तभी काया उस ओल्ड लेडी के पास जाकर उस पिकअप को भगा देती है। इसके लिए वो ओल्ड लेडी उसे थैंक्स करती है, पर ये खुशी मनाने का टाइम नहीं था क्योंकि बाकी एल्डरली लोगों ने भी ऐसा करते हुए उसे देख लिया था। ये जानकर मॉब काया को लेकर वहाँ से भागता है। वही वो एल्डरली लोग भी अपना पिकअप हटाना चाहते
जाते थे जिससे वो लोग भी और जी पाए। बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये पिकअप यमदूत है जो किसी का टाइम आने पर उन्हें ले जाने आते हैं। मॉब चिए को बताता है कि जो लोग मौत के करीब होते हैं उन्हें चीजें दिखने लगती है और ये पिकअप सुन के आने वाली डेथ की पर्सोनिफिकेशन है। अगर लोगों को पता चला कि जो मौत तुम्हारे साथ घूमती है उसे दूर किया जा सकता है तो वो लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उनके एज के बावजूद वो फिजिकली कैपेबल ह्यूमंस हैं, इसलिए उन्हें इस हालत में भी अगर कायसामा के पास जाने दिया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और कायसामा की ग्रैंडमदर का रूम हॉलवे के उस तरफ है, इसलिए चीजें और भी खराब हो इससे पहले उनसे जाओ मिलो, मैं यहाँ चीजें संभाल लूंगा। ये चीज मुझे कब से बोलनी थी। इस पर चिए उसकी बात मानकर काया को वहाँ से ले जाती है। तभी कुछ बूढ़े लोग पागलों की तरह सभी पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर काया की ग्रैंडमदर आकर सभी पिकअप्स को दूर कर देती है और कहती है कि पिकअप्स को दूर करने से ऐसा नहीं होगा कि तुम ज्यादा जियोगे, बल्कि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम कब मरने वाले हो, इसलिए तुम कांस्टेंट एंजाइटी में जियोगे। अपने सामने जापान के टॉप साइकिक्स में से एक को देखकर मॉब पूरा हैरान हो जाता है, लेकिन उसने काया के ग्रैंडमदर से यही उम्मीद की थी। मुत्सु उस बूढ़े से कहती है कि तुम ऑल ऑफ सडन डर क्यों रहे हो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, ये चीज एक्सेप्ट करो। तभी मॉब उससे मिलता है और कहता है कि मैं मॉब ओसामू हूँ, मैं एक राइटर हूँ और मैं आज आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। मीनवाइल चिए और काया मुत्सु का रूम ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें वहाँ मुत्सु की जगह एक अल्टर और फैमिली फोटो दिखती है जहाँ चिए काया की मदर को क्यूट मान रही थी तो काया किसी और ही सोच में पड़ी थी। दूसरी ओर मुत्सु मॉब को बताती है कि मुझे पता नहीं कि उसे बच्चे भी हुई, वो कितनी हार्टलेस डॉटर है, वैसे इस बच्चे को मेरे से क्या चाहिए। मॉब कहता है कि उसके बारे में हम तुम्हारे रूम में ही बात करते हैं, बट अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे अकेले में बात करो। काया के ग्रैंडमदर को देखकर चिए खुश होती है, पर यहाँ मुत्सु को काया से अलग ही प्रेजेंस फील हो रहा था। वो डरते हुए काया की तरफ बढ़ती है और पूछती है कि नाना के साथ क्या हुआ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, इसलिए अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो। चिए सोचती है कि इसे ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ और ऐसी बातें किसी बच्चे से नहीं करनी चाहिए। तभी उसकी नजर काया पर पड़ती है जो कि बहुत क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी। इसके बाद ही काया बेहोश हो जाती है, इसलिए सभी लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। काया होश में आकर चिए से पूछती है कि क्या हम ग्रैंडमा से मिले, इसका मतलब चिए को समझ नहीं आता। मॉब उसे कहता है कि वो एक हैप्पी मेमोरी नहीं थी, इसलिए उसे याद रखने का कोई फायदा नहीं, एक बार सब शांत हो जाए तो मैं उससे फिर से मिलने जाऊंगा। वही आकिरा के पूछने पर चिए बताती है कि उन्हें देर हो गई क्योंकि वो टैक्सी से आ रहे थे। इसके बाद सभी बच्चे फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर यहाँ चिए टेंशन में थी कि क्या होगा अगर काया ने अपनी मेमोरीज ना खोई हो तो, और क्या उस कमरे में काया ही थी या कोई और, बट वो अगर काया नहीं थी तो वो कौन था। फिर फील्ड ट्रिप के बाद आकिरा सभी बच्चों को ऐसी चीजें ड्रॉ करने कहती है जिससे वो इम्प्रेस हुए हो। वही चिए सोचती है कि फील्ड ट्रिप पर बहुत सी चीजें हुई बट एटलीस्ट हम सेफ वापस आ गए, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। तभी आकिरा काया को डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसी चीजें ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, पर चिए उसे सही टाइम पर कवर करके कहती है कि तुम उसी ट्री को ड्रॉ कर रही हो ना जो एक घोस्ट की तरह दिख रहा था। ये सुनकर आकिरा काया की माफी मांगती है, इससे काया के दिल में चिए की इज्जत और भी बढ़ जाती है। यहाँ चिए को भी समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर हर जगह है। फिर कुछ देर बाद काया अपने फादर के साथ मॉल घूमने जाती है जहाँ मॉब उसे बहुत ही क्रीपी तरीके से घूर रहा था। उसके इस हरकत से कई लोग उससे डर भी जाते हैं, पर यहाँ अपना मॉब काया को सेफ देखकर बहुत ही खुश था। बाय द वे एक राइटर और साइकिक है, पर उसका डेली रूटीन सिर्फ काया पर नजर रखना है। वही पूरा मॉल लोगों से भरा हुआ था, इसलिए मॉब काया पर नजर नहीं रख पा रहा था। वो सोचता है कि चाहे काया-सामा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक हो, फिर भी वो एक 5 साल की बच्ची है और ये हम्बल मॉब उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेगा। तभी उसे काया नजर आती है। जब वो उसका पीछा करता है तो काया उसे नोटिस कर लेती है और उसे बताती है कि मुझे डैड नहीं मिल रहे, यानी वो खो गई है। मॉब कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बट अगर तुम मेरे साथ अकेली रहोगी तो लोगों को मुझ पर शक होगा। वही वो देखता है कि ऑल ऑफ सडन पूरा मॉल खाली हो गया था। तभी काया को अपने डैड दिखते हैं और वो उनकी तरफ भागती है। मॉब भी उसके पीछे जाता है, पर उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी काया को उसके फादर दिखते हैं जो उसे कर्टन्स के पीछे से अंदर बुला रहे थे, पर मॉब को पूरा शक था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। स्टिल काया के अंदर जाने पर वो भी अंदर जाता है और देखता है कि वो एक मैनेकिन का हाथ था। तभी मॉब के पीछे काया के फादर जैसा एक मैनेकिन आता है और उस पर गिर जाता है। इससे डर कर मॉब काया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मॉब सोचता है कि इस जगह के साथ कुछ तो हो रहा है, क्या ये कोई इल्यूजन है या कोई अनदर डायमेंशन, मैं ये बता नहीं सकता, पर मुझे काया-सामा को यहाँ से सेफली निकालना होगा। पर जब वो लिफ्ट में जाता है तब लिफ्ट काम नहीं करती। वो डरते हुए और भी कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। काया कहती है कि तुम नहीं जा सकते, एक बार तुम यहाँ कदम रखते हो तो तुम वापस नहीं जा सकते। तभी मॉब को रियलाइज होता है कि ये काया नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। तो फिर काया-सामा किधर है? वो स्पिरिट मॉब
मॉब को कुछ करे इससे पहले वहाँ पर काया आती है और उस स्पिरिट को मारते हुए कहती है कि मॉब को बुली मत करो। वही काया ने इतने सारे मैनेकिन स्पिरिट्स को खत्म कर दिया था। यहाँ काया को फिर से देखने के बाद मॉब जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया काया सामा, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मैं कितना इमेच्योर हूँ। इतने से छोटे इंसान में इतनी डिवाइन साइकिक पावर है, तुम सच में एक मिरेकल हो। प्लीज अपने पावर से मुझे हमेशा गाइड करते रहो। तभी काया की मदर उसे लेने आती है। अपने मदर की आवाज सुनकर डर के मारे काया अपना खेलना छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर काया की भी मदर उसके पीछे भागती है। भागते हुए काया को रियलाइज होता है कि वो उसे सुन पा रही है। इससे काया बहुत ही खुश हो जाती है, पर वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। वो अपना विग निकाल कर कहती है कि मैं तुम्हारी आंट नाना हूँ। तभी काया के भी फादर वहाँ पर आ जाते हैं। डैड के पूछने पर काया उन्हें बताती है कि ये उसकी आंट नाना है। इससे ही डैड को याद आता है कि ये मेरा यानी उसकी वाइफ की बड़ी बहन है। नाना पूछती है कि मेरी बहन ने तुम्हें अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया। काया के डैड कहते हैं कि उसे अपने फैमिली के बारे में बात करना पसंद नहीं है। इस पर नाना कहती है कि अच्छा, हमारी फैमिली सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम्हें डराने के लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे जब पता चला कि मेरी नीज भी है तो मैं खुद को उससे मिलने से नहीं रोक पाई, लेकिन मेरी बहन को मत बताना कि मैं उससे मिलने आई थी। डैड कहते हैं कि बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतने लेट इंट्रोड्यूस करने के लिए माफ करना, पर मैं मिराई का हस्बैंड शीजो सातो हूँ। प्लीज मेरे वाइफ के फैमिली को बताना कि वो सेफ और हेल्दी है। नाना कहती है कि थैंक यू, मेरी मॉम को ये सुनकर अच्छा लगेगा और वो सच में सेफ और हेल्दी है। देखने से लगता नहीं कि ये सिचुएशन उतनी भी बुरी है जितनी मैंने सोची थी, पर स्टिल उस घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर नेसेसरी होगा तो मैं एक्शन लूंगी। फिर अगले दिन केन एक फ्लावर वास तोड़ देता है और ऐसा उसने थर्ड टाइम किया था, इसलिए आकिरा उसे पनिश करने ले जाती है। सकु काया को बताती है कि केन को पनिशमेंट रूम ले जाया जा रहा है। अगर तुम टीचर्स को बहुत गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हें पनिशमेंट रूम ले जाया जाएगा। और कहा जाता है कि वहाँ पर एक डरावना मॉन्स्टर है जो बच्चों को अच्छा बनने के लिए फोर्स करता है। एटलीस्ट ऐसा ही मिस शीरो ने कहा था। पनिशमेंट रूम में मॉन्स्टर है ये जानकर काया उसे मारने जाती है। इसमें साकू भी उसकी मदद करने के लिए उसे ज्वाइन करती है, पर काया को उस रूम की लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए साकू उसे गाइड करती है। साकू पूछती है कि वैसे तुम्हें मॉन्स्टर से डर क्यों नहीं लगता। काया कहती है क्योंकि मैं उन्हें हरा सकती हूँ और अगर कोई मॉन्स्टर आता भी है तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी साकू चान, तो चिंता मत करो। फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं जिसकी साकू बात कर रही थी, पर वो रूम टीचिंग मटेरियल प्रिपरेशन रूम था। काया उसे ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो ओपन नहीं होता, पर साकू के ओपन करने पर वो ओपन हो जाता है। काया अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर कई सारे चीजें रखी हैं, पर यहाँ साकू अंदर आने से डर रही थी। काया उसे अंदर ले जाकर कहती है कि मैं मॉन्स्टर से निपटूंगी, इसलिए चिंता मत करो। साकू कहती है कि मैं मॉन्स्टर से नहीं बल्कि किसी और चीज से डर रही हूँ। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और पूरे रूम में अंधेरा होने की वजह से साकू डरने लगती है। इससे ही काया को समझ आता है कि साकू अंधेरे से डर रही थी, इसलिए वो लाइट जलाने जाती है कि तभी उसे एक घोस्ट दिखता है जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। यहाँ काया लाइट बंद चालू करके चेक करती है कि वो घोस्ट सिर्फ अंधेरे में ही अपीयर हो रहा था। हालांकि यहाँ काया के लाइट चालू बंद करने से साकू बहुत डर जाती है। तभी वो घोस्ट भी ये जानकर कि काया उसे देख सकती है वो काया पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ खुद शिकारी के पास आ रहा था। काया पलक झपकते ही उसे मार देती है और कहती है कि देखा मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सब ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर यहाँ साकू रोना बंद नहीं कर रही थी। तभी चिए भी वहाँ पर आकर उन्हें रोता हुआ देखती है। बाकी बच्चे उन्हें रोता देखकर सोचते हैं कि ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं, शायद वो फाइट कर रहे होंगे या उन्हें डांट पड़ी होगी। फिर उन दोनों से चिढ़कर चिए उन्हें इंटरव्यू रूम ले जाती है जो कि उन बच्चों का एक्चुअल पनिशमेंट रूम था। काया को लगता है कि चिए उन्हें मारेगी, पर चिए उन्हें कुछ कैंडीज ऑफर करती है और कहती है कि पहले रोना बंद करो फिर ही तो हम बात कर पाएंगे। पहले काया मैं तुमसे पूछती हूँ तुम दोनों उस रूम में क्यों गए। काया कहती है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर था जिसे मैं हराना चाहती थी, मैंने वहाँ साकू को प्रोटेक्ट भी किया, देखो उसे कुछ नहीं हुआ। चिए कहती है कि अच्छा, पर साकू रो क्यों रही है। इस पर काया को याद आता है कि वो अंधेरे की वजह से रो रही है। वो कहती है कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। चिए उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम काइंड हो और तुम जस्ट साकू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी ना, बट अगर तुम दूसरों का थोड़ा और सोचो तो तुम डेफिनेटली और भी स्ट्रॉन्गर और थॉटफुल पर्सन बन जाओगी। इस पर काया भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि साकू चान आई एम सॉरी। दूसरी ओर नाना अपने मदर को विजिट करती है जहाँ मुत्सु बस यही रटे जा रही थी कि नाना मिराई मर चुकी है, वो उस चीज को पैदा करने के बाद ही मर गई, तुम्हें भी भागना होगा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना। नाना उससे कहती है कि मिराई मरी नहीं है और मैं उस बच्चे से भी मिली, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने कुछ गलत देख लिया होगा। पर स्टिल मुत्सु यही रटे जा रही थी कि नाना मिराई
मर चुकी है। वो उस चीज को पैदा करने के बाद ही मर गई। नाना सोचती है कि मदर का अब कुछ नहीं हो सकता, बट यही तो चीज मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है। अगर मॉम उस बच्चे की वजह से ऐसी हुई है तो इसका मतलब काया के अराउंड कुछ तो हो रहा है। मीनवाइल मॉब को उसके मास्टर का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि मॉब तुम ठीक तो हो ना, और तुम किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व तो नहीं हुए ना। मॉब कहता है कि मास्टर बहुत सी चीजें हुई है, बट काया सामा की वजह से मैं ठीक हूँ। ये सुनकर मॉब का मास्टर पूछता है कि तुम अभी भी उस फैमिली में दखल दे रहे हो। मॉब कहता है कि मास्टर आपको जिस चीज की चिंता है वैसा कुछ नहीं हुआ। मास्टर पॉइंट आउट करता है कि वो अभी तक नहीं हुआ पर फ्यूचर में हो सकता है। मॉब तुम कमजोर हो और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें फिर से वार्न करता हूँ, उस फैमिली के पास अब मत जाना। हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ काया अपने फादर के साथ खेल रही होती है। तभी मिराई उससे कहती है कि हमें तुम्हें कुछ बताना है काया तुम जल्दी ही बड़ी बहन बनने वाली हो। मम्मी के पेट के अंदर एक बेबी है बट वो बहुत छोटा है, तो क्यों ना हम उसकी एक साथ देखभाल करें। ये सुनकर काया मिराई को हक करती है और कहती है कि अगर हम बेबी की अच्छी केयर करें तो क्या तुम्हें उससे अच्छा लगेगा। मिराई कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंट में डॉक्टर मिराई को बताती है कि तुम्हें प्रीटर्म लेबर हो सकते हैं और तुम्हारी पहली डिलीवरी को देखकर, जो कि एक इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी थी, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम आज हॉस्पिटल में ही रुक जाओ, जिससे हम तुम्हारे और तुम्हारे बेबी की कंडीशन क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे। काया के फादर शीजो कहते हैं कि डॉक्टर जैसे कह रहे हैं हम वैसा ही करते हैं, तुम घर की चिंता मत करो, मैं और काया सब संभाल लेंगे। पर अभी भी यहाँ काया को अपनी मदर में एक स्पेक्टर दिख रहा था। मिराई कहती है कि काया जब मेरे पेट में थी तब मैं इतनी एंशियस थी कि मैं सो ही नहीं पाती थी। डॉक्टर प्लीज अपनी ओर से सब कुछ करना एंड मेक श्योर करना कि ये बेबी हेल्दी पैदा हो। कुछ देर बाद काया हॉस्पिटल के किड्स रूम में खेल रही होती है क्योंकि शीजो मिराई के लिए कपड़े और उसे लगने वाली चीजें लेने गया होता है। तभी काया को बाथरूम लगती है और काया किसी से डरती नहीं, इसलिए वो अकेले ही बाथरूम निकल पड़ती है। फिर फ्रेश होने के बाद वो एक औरत की आवाज सुनती है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, ये वो नहीं है, कोई तो मुझे मेरा बच्चा ला दो। काया हॉस्पिटल के स्टाफ को बातें करते हुए सुनती है कि ये फिर से हो रहा है, हम क्या करें, क्या हमें उसे देखने जाना चाहिए। दूसरी लड़की कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हालांकि अगर उसका बेबी हेल्दी पैदा होता तो बात कुछ अलग ही होती, मैं उसके लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ। तभी काया को एक इन्फेंट बेबी का गोश्त दिखता है जो खून में लथपथ होकर एक कमरे की ओर जा रहा था। उसके अंदर जाते ही काया भी अंदर जाती है और देखती है कि उस औरत के ऊपर कई सारे बेबीज के गोश्त चढ़े हुए हैं और वो औरत कह रही है कि इनमें से मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बेबी ऐसा नहीं दिखता। वो छुप कर कहती है कि दूर हो जाओ और मेरा बेबी कहाँ गया। उसे प्रॉब्लम में देखने के बाद काया उस पर से एक एक बेबी को हटाकर मार देती है। जब सब शांत हो जाता है तब वो औरत बाहर निकलती है और काया को अपने सामने देखती है। काया उससे कहती है कि सभी गोश्त चले गए, अब डरने की कोई बात नहीं, और क्या तुम्हारे भी पेट में बेबी है। ये सुनकर पैनिक करते हुए वो कहती है कि हाँ मेरे पास भी बेबी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका बेबी कहाँ गया। तभी उसे अपने गोद में कुछ हिलता हुआ दिखता है जो कि और कोई नहीं उसका बेबी था। अपने बेबी को देखने के बाद उसे याद आता है कि उसे डिलीवरी के टाइम इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और वो अपने बेबी को देख भी नहीं पाई, पर वो खुश थी कि आखिर उसे वो मिल गया। तभी वहाँ पर नर्स आती है और काया से पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें ऐसे ही किसी रूम में नहीं जाना चाहिए। इस पर काया उसकी माफी मांगती है। नर्स पूछती है कि तुम डे केयर से हो ना, चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन जब काया उस औरत को बाय बोलने जाती है तब वो वहाँ से गायब हो गई थी। काया नर्स से पूछती है कि वो बेबी और मॉम कहाँ गए। नर्स कहती है कि मुझे ऐसे मत डराओ, ऐसा कोई भी इस रूम में नहीं रुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस औरत की एक्सट्रीम ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपने बेबी को देख नहीं पाई। फिर शाम को शीजो काया को पिकअप करता है और अपनी मॉम को कॉल पर बताता है कि मिराई को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा और मैं अपने डॉटर के बारे में उसके टीचर से कल बात करूंगा। वैसे मदद करने के लिए शुक्रिया, हमें पता नहीं कि उसे ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा। और मॉम तुम कल क्या कर रही हो? आई नो कि मैं ये अचानक पूछ रहा हूँ, पर वो बस एलिमेंट्री स्कूल में ही है, मैं उसे अकेले घर नहीं छोड़ सकता। तभी उसे नाना का लेटर मिलता है जो कह रही थी कि उस दिन अचानक मिलने के लिए माफ करना और मैं होप करती हूँ कि मेरा ये और काया अच्छी है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बिंदास कांटेक्ट करो। ये लेटर पढ़ने के बाद शीजो अपनी मॉम से कहता है कि चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। अगले दिन सभी बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ कीरा सभी से कहती है कि प्लेग्राउंड में खेलते हुए सभी रूल्स फॉलो करना। वही साकू काया से कहती है कि काया-चन चलो जंगल जिम में जाते हैं, वही स्पिनिंग वाला। पर उन्हें ये देखकर बहुत शौक लगता है कि वहाँ पर वो स्पिनिंग जंगल जिम नहीं था। अकीरा चियो को बताती है कि अगर कुछ होता है तो वो लोग चीजों को हटा देते हैं, पर वो लोग चीजों को हटाकर न्यू चीज ऐड भी नहीं कर रहे थे, इसलिए काया और साकू दूसरी ओर खेलने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं और स्लाइड्स पर खेलने जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे उनके बीच से भागते हुए निकलते हैं। साकू उन्हें डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो यहाँ लिखा है कि रूल्स को फॉलो करो और अच्छे से खेलो, मैं इसके बारे में टीचर को बताऊंगी। तभी काया को नोटिस होता है कि उस साइन बोर्ड के घोस्ट ने साकू को पोजेस कर लिया है। यहाँ काया कुछ सोचे बिना उसे मार देती है और साकू से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। साकू कहती है कि तुम कह क्या रही हो, मैं बस साइंस को देख रही हूँ। वैसे काया चान मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, अगर हम उस स्लाइड पर सर के बल नीचे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। काया कहती है कि नहीं, देखो यहाँ लिखा है कि स्लाइड पर बैठकर ही स्लाइड करना। ये सुनकर साकू को और भी वो करने का मन करता है। वो भागती है और काया के उसको पकड़ने से पहले वो स्लाइड से नीचे जाने लगती है। इससे काया बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी उसे स्लाइड के नीचे कुछ बच्चे दिखते हैं जो सोच रहे थे कि नॉर्मल स्लाइडिंग बोरिंग है, क्यों न हम यहाँ से ऊपर चढ़े, ये बहुत औसम होगा। ये सोचकर एक बच्चा ऊपर जाने लगता है। वही दूसरी ओर से साकू नीचे आ रही थी। काया साकू को वार्न करने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से टकरा जाए इससे पहले अकीरा उन्हें बचा लेती है और गुस्से में पूछती है कि तुमने देखा नहीं, साइन बोर्ड पर लिखा है कि सर के बल स्लाइडिंग नहीं करना और तुम लोग भी गलत साइड से मत जाना, अगर तुम किसी से टकरा गए तो तुम सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। उसका रौद्र रूप देखकर काया सोचती है कि ये कितनी कूल है। फिर कुछ देर बाद चीरो कहती है कि प्लेग्राउंड में जो हुआ उससे मैं बहुत डर गई थी। कई कबार बच्चे इंपल्स में बहुत डेंजरस चीजें करते हैं। इससे ही चीए को समझ आता है कि प्लेग्राउंड से चीजें निकाली क्यों जा रही थी। अकीरा पूछती है कि क्या प्लेग्राउंड से इक्विपमेंट निकालने से ऐसे इंसिडेंट्स रुक जाएंगे। चीए कहती है कि पर इस रेट से तो एक्सीडेंट होने से पहले ही सभी इक्विपमेंट्स निकाल दिए जाएंगे और नो मैटर तुम कुछ भी कर लो, बच्चे ऐसे इंपल्सिव मोमेंट्स क्रिएट करते ही रहेंगे। इसलिए एडल्ट्स को हमेशा बच्चों पर अच्छी नजर रखनी चाहिए। फिर शाम को काय को लेने उसके फादर की जगह नाना आती है और चीए को बताती है कि मैं उसके फादर की जगह उसे लेने आई हूँ। मैं काया की आंट नाना हूँ, क्या तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? चीए कहती है कि उसके लिए माफ करना, मैं हासुमी चीए हूँ और मैं मिडिल ईयर क्लास की इंचार्ज भी हूँ। वही चीए का नाम सुनकर नाना पूछती है कि तुम्हारा नाम मेरे मदर के नर्सिंग होम के विजिटर लॉग में था, वैसे तुम काया को जानती कितना हो? ये सुनकर चीए को वो मोमेंट याद आता है जहाँ मुत्सु काया से पूछ रही थी कि नाना के साथ क्या हुआ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो। चीए सोचती है कि मुझे नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है, बट मैंने जो देखा वो मुझे बताना नहीं चाहिए। उसका रिएक्शन देखने के बाद नाना कुछ समझ जाती है। चीए कहती है कि तुम्हारा मतलब वो स्कूल में कैसी है, मैं तुम्हें उतना बता सकती हूँ जितना मैं जानती हूँ। इस पर नाना कहती है कि किसी भी किंडरगार्टन की टीचर ऐसे ही अपने स्टूडेंट के ग्रैंड मदर को विजिट नहीं करती, उसके रिलेटिव्स को अप्रोच करने के पीछे तुम्हारा कोई मोटिव होगा। सही कहा ना? चीए कहती है कि माफ करना, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बात क्या कर रही हो, तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई होगी। नाना कहती है कि जो भी हो तुम समझदार हो इसलिए मैं कह रही हूँ, उसके आसपास मत भटकना। इस वर्ल्ड में ऐसी भी चीजें होती है जिसके बारे में नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके पास घूमने से तुम्हें बस मिस फॉर्चून ही मिलेगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकलती है। तभी काया को रास्ते में एक स्पिरिट नजर आती है। नाना उसे कहती है कि उसे देखो मत, तुम उसे अट्रैक्ट करोगी। वो सोचती है कि वो इतनी छोटी है कि उसे स्पेक्टर्स के रूल भी नहीं पता। मैं सरप्राइज हूँ कि वो अभी तक ठीक कैसे है। फिर घर पहुंचकर नाना देखती है कि वो स्पिरिट उनका पीछा कर रही थी। वो दरवाजे पर एक टालिस्मान लगा कर पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है? मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ, इसलिए मुझे उसके कमरे में जाना है, तुम मुझ पर ध्यान मत दो और जो तुम नॉर्मली करती हो वो करो। तभी वीडियो डोर फोन पर काया के फादर आते हैं और कहते हैं कि काया को पिकअप करने के लिए शुक्रिया, मैं अपनी कीज हॉस्पिटल में ही भूल गया हूँ, तो क्या तुम डोर ओपन कर सकती हो? पर नाना को शीजो ने मैसेज कर रखा था कि वो सुबह 6 बजे से पहले नहीं आने वाला, मतलब कि ये वो स्पिरिट ही थी। इसलिए नाना कॉल कट कर देती है और काया से कहती है कि तुम जिन लोगों को जानती हो वो ऐसे ही आ सकते हैं, बट प्लीज उन सबको इग्नोर करना, क्या तुम ये कर सकती हो? काया कहती है कि हाँ। फिर कुछ देर बाद जब काया टीवी देख रही होती है तब फिर से डोरबेल बजती है, पर इस बार वहाँ मॉप था। मॉप काया से कहता है कि एक इमरजेंसी है, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? काया कहती है कि तुम मॉप नहीं हो, मॉप मुझे काया सामा कहता है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर और कुछ देर बाद फिर से डोरबेल बजती है, लेकिन इस बार ही दूसरी ओर नाना थी। नाना कहती है कि काया तुम्हारे साथ घर में जो अभी है वो एक स्पेक्टर है जिसने मेरा डिस्गाइज लिया है, अब उस घर में बहुत डेंजर है, इसलिए तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, मैं उसे हैंडल कर लूंगी, तुम बस दरवाजा खोलो। लेकिन काया के वो दरवाजा खोलते ही अंदर वो स्पेक्टर आता है, लेकिन वो काया को कुछ करे इससे पहले वहाँ पर नाना आती है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही टालिस्मान बच गया था। वो काया को पीछे रहने कहती है, पर अपनी काया उसे एक पंच में ही मार देती है और कहती है कि आंटी नाना मैंने गलती से डोर खोल दिया, आई एम सॉरी। यहाँ नाना सोचती है कि वो क्या था,
था, उसकी पावर मुझसे और मदर से भी कई गुना पावरफुल है। दूसरी ओर चिए मॉब को कॉल करती है और कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। काया के आंट को पता चल गया है कि हमने उसकी ग्रैंड मदर को विजिट किया था। उसने कुछ क्रीपी बातें भी की, जैसे मिस फॉर्चून और ऐसी ही कुछ चीजें। काया के मॉम के घर में श्योरली कुछ तो गड़बड़ है, हमें इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वही ये कॉल मॉब के मास्टर ने उठाया था। वो कहता है कि इसलिए ही मैं उसे वार्न कर रहा था। ये बोलकर वो चिए का कॉल कट कर देता है। अगले दिन चिए को मॉब के वाइफ से पता चलता है कि मॉब गायब हो चुका है, पर मॉब के वाइफ को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि मॉब ऐसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गायब हो जाता है और अपने सभी कॉन्टेक्ट्स भी ऑफ कर देता है। एंड जब चीजें इंटेंस हो जाती है तो वो कई दिनों के लिए नहीं आता, बट आखिर में वो सेफली वापस आ जाता है और हम ही उसकी चिंता करने के लिए पागल लगते हैं। वैसे अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। चिए सोचती है कि मैं उससे ये बता नहीं सकती कि जब मैंने मॉब को कॉल किया था तब उसकी जगह किसी और बंदे ने ही कॉल उठाया था। मैंने उसे और भी बार कॉल करने की कोशिश की, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं होप करती हूँ कि मॉब ठीक हो। फिर कुछ देर बाद कोई बंदा हानामुगी किंडरगार्टन को ढूंढ रहा होता है। अकीरा चिए से पूछती है कि क्या हुआ। वैसे अब टाइम हो चुका है, इसलिए क्यों ना तुम बच्चों को अंदर आने कहो। वही चिए को कोई झाड़ियों के पीछे से स्पाई कर रहा था। तभी उस बंदे की नजर काया पर पड़ती है, जो कुछ बच्चों को खेलने नहीं दे रही थी। काया उनसे कहती है कि मेरे हारने पर तुम्हारी बारी आएगी, पर काया इस गेम में मास्टर थी, इसलिए वो लड़के उससे परेशान हो जाते हैं। वही वो बंदा सोचता है कि काया के नाम में गॉड और 8 नंबर है, मतलब कि वो 8 श्राइन मेडन है। वो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर शाम को काया को बाय बोलने के बाद चिए नोटिस करती है कि एक बच्चा वहाँ पर रो रहा था। चिए उस बच्चे की ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो ग्रैंडमा बताती है कि इसने अपने सॉक्स और शूज उल्टे पहने हैं। जब मैंने उसे ये ठीक करने को कहा तो वो कहता है कि मुझे ये पसंद है। उल्टे चीजें पहनना मतलब तुम मर चुके हो। बहुत टाइम पहले अगर कोई मरता है तो उसकी सभी चीजें उल्टी हो जाती है और इससे ही हमें पता चलता है कि वो मर चुका है। इसलिए अगर तुम शूज उल्टे पहनोगे तो इसका मतलब तुम मर चुके हो। ताकुन क्या ये तुम्हें चलेगा? इस पर ताकुन और भी जोर जोर से रोने लगता है। तभी चिए उससे सरप्राइज होकर कहती है कि क्या ताकुन, तुमने अपने सॉक्स और शूज खुद पहने? याद करो तुम हमेशा इसके लिए मदद मांगा करते थे। ये बहुत इनक्रेडिबल चीज है, तुम सच में बड़े हो गए हो। पर काश मैं तुम्हें वैसा करते हुए देख पाती। वैसे क्या तुम मुझे और ग्रैंडमा को फिर से वो करके दिखा सकते हो? इस पर ताकुन अपने शूज और सॉक्स निकाल कर उन्हें ठीक से पहनने लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो ऑसम हो, बट चिए को अब इसकी आदत हो गई थी। तभी चिए को लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर ताकुन को बाय बोलने के बाद चिए अपने लॉकर रूम में जाकर मॉब का मैसेज चेक करती है, पर उसमें कोई मैसेज नहीं था। तभी उसे मॉब का मैसेज आता है और वो उसे पार्क में अकेले मिलने बुलाता है। चिए पार्क में सोचती है कि उसने अचानक मुझे कांटेक्ट किया और यहाँ इस टाइम मुझे मिलने बुलाया। आखिर वो मुझे और कितना इंतजार करवाएगा। चिए उसे कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। तभी चिए की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो पार्क में अकेले बैठा था। चिए उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ खुद से आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हें इतने देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मैं पास ही के किंडरगार्टन में पढ़ाती हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है तो हम बात कर सकते हैं। इस पर वो बच्चा झूले पर झूलने लगता है और चिए को एक क्रीपी स्माइल देता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदर उसे लेने आती है। चिए सोचती है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं अपने फोन में इतना घुस गई थी कि मुझे वो दोनों दिखे ही नहीं। तभी चिए को कुछ अजीब लगता है। वो गौर से देखती है तब उसे उस बच्चे के हाथ उल्टे दिखते हैं। फिर वो जब उसकी मदर को देखती है तब उसकी तो पूरी बॉडी ही उल्टी थी। इस पर चिए को ताकुन के ग्रैंडमा की बात याद आती है और वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक बंदे से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं अपना मॉब था। मॉब पूछता है कि मिस चिए तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? इस पर चिए कहती है कि ये मेरी लाइन है, तुमने ही मुझे यहाँ मिलने बुलाया था, बट वो छोड़ो, ये जगह सेफ नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो मदर और बच्चा एक घोस्ट है। ये सुनकर मॉब उसके बारे में सारी डिटेल्स मांगने लगता है। चिए कहती है कि ये बातें करने का टाइम नहीं है, वो दोनों भी रिवर्स में थे। तभी चिए भी नोटिस करती है कि मॉब भी उल्टे हाथों से लिख रहा था। वही ये जान कर कि चिए उनके रिवर्स कस्टम को जानती है। मॉब अपने उल्टे हाथों से तालियां बजाने लगता है। तभी वहाँ पर मॉब का मास्टर आकर मॉब को पोजेस कर रहे घोस्ट को मार देता है और मॉब को उठाते हुए कहता है कि ओसामू उठो, अगर तुम यहाँ सोते रहे तो फिर से कोई पुलिस बुला लेगा। वही मॉब उठकर कहता है कि मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, जैसे कोई कर्ज मुझ पर से हटा हो। मास्टर कहता है कि ऐसा ही हुआ था। इस पर मॉब शॉक होकर पूछता है कि मास्टर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? उसका मास्टर बताता है कि उसे चिए का नंबर उसके कॉल हिस्ट्री से मिला, इसलिए उसने उसे एज अ बेट बनाकर यहाँ बुलाया। यहाँ वो खुश था कि मॉब सेफ है, पर यहाँ उसे एज अ बेट यूज करने की वजह से चिए उस पर बहुत चिड़ी हुई थी। वो कहती है कि मेरे पास लाखों क्वेश्चंस हैं, बट पहले ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? मॉब कहता है कि मेरे मास्टर को लोगों
को उनसे बातें करनी नहीं आती और उसका नाम नामू है। उसने ही मुझे स्पिरिट्स के बारे में ये नॉलेज दी है। वो एक ग्रेट साइकिक है, इसलिए वो अपने स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से एक जगह रुक नहीं सकता। चिए कहती है कि इसका मतलब वो दूसरा सस्पिशियस पर्सन है और उसके ऊपर वो होमलेस और जॉबलेस भी है। मॉब कहता है कि ऐसा मत बोलो। इस पर नामू कहता है कि ये मैटर नहीं करता, ये लास्ट टाइम होगा जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हो और मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना ओसामू कि उस इबित्सुमोरी श्राइन मेडन के साथ इन्वॉल्व मत होना। तुम लकी थे कि ये बस एक माइनर पोजेशन था, पर नेक्स्ट टाइम ये इतना सिंपल नहीं होगा। इबित्सुमोरी नाम सुनकर चिए कहती है कि ये नाम काया के मदर की साइड का नाम है। आखिर ये इबित्सुमोरी फैमिली के साथ हो क्या रहा है? नामू पूछता है कि तुम्हें पता नहीं और तुम ये जाने बिना कि वो कौन है तुम इसमें इन्वॉल्व हो गई। नो वंडर तुमने पहले इतना पैनिक किया। उस फैमिली में सबसे बड़ी इबित्सुमोरी डॉटर बियॉन्ड ऑर्डिनरी पावर इनहेरिट करती है जो कि जनरेशंस में नहीं देखी जाती और वो बच्ची भी अपने घर में बड़ी है ना। इवन सो वो कम्प्लीटली अलग ही लेवल की मॉन्स्टर है और ओसामू अपने काम में बहुत परसेप्टिव है, इसलिए शायद वो सभी तरह के स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है और उन लोगों को उस चीज को लॉक करके नहीं रखना चाहिए था। वो लोग इस चीज को खुले घूमने नहीं दे सकते। आखिर वो ओल्ड लेडी सोच कर रही है। मॉब मुत्सु के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी चिए उसे रोक कर कहती है कि श्योरली काया के अंदर मिस्टीरियस पावर्स हैं, बट वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो सभी की तरह एक ऑर्डिनरी लड़की है, इसलिए उसके बारे में ऐसी चीजें मत बोलो। नामू कहता है कि ऐसे ओवरवेलमिंग पावर के सामने अच्छा इंसान या बुरा इंसान कुछ नहीं होता और शायद मैं क्या कह रहा हूँ ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगले दिन भी चिए कल रात के ही टेंशन में थी। वही काया सैंड में माउंटेन बना रही थी। तभी यूकी काया से कहता है कि ये काम मेरी कंपनी नाकाशी कंस्ट्रक्शन रन करती है, इसलिए अगर तुम ये सीरियसली नहीं कर सकती तो तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकती और ऐसा नहीं चलेगा। तुम बस सैंड को जमा कर रही हो, तुम्हें इसे शॉवेल से ऐसे पैट करना होगा। देखो अब तुम ट्राई करो। पर काया उस माउंटेन को ही तोड़ देती है। ये देखने के बाद यूकी उसे अपने साथ खेलने नहीं देता और अपना माउंटेन कंप्लीट करने के बाद माकुन का माउंटेन देखता है जो कि सभी को बहुत कूल लग रहा था, जिसमें उसने टनल के साथ साथ हाइकिंग ट्रेल भी बनाया था। यूकी कहता है कि ये तो कुछ नहीं, मेरा माउंटेन इससे बड़ा है और चलो इसमें टनल भी बनाते हैं। वो बाकियों से मदद मांगता है बट बाकियों को उसके माउंटेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसे फील होता है कि दूसरी तरफ से भी कोई टनल बना रहा है, बट वो माउंटेन बहुत बड़ा था इसलिए उसे अपने सामने वाला नहीं दिखता। तभी टनल बनाते हुए कोई स्पिरिट यूकी का हाथ पकड़ लेती है और उसे फोर्सफुली अंदर खींचने लगती है। यूकी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बाकी उसे कहती है कि इतना स्टबर्न बनना बंद करो और हमें ज्वाइन करो। यूकी उनसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, दूसरे साइड वाला बंदा मुझे छोड़ नहीं रहा। इस पर बाकी कहते हैं कि तुम बात क्या कर रहे हो, तुम अकेली ही हो जो टनल बना रहा है। यूकी कुछ समझ पाए इससे पहले वो स्पिरिट उसे और फोर्स से अंदर खींचने लगती है। वही यूकी को कुछ हार्म हो इससे पहले काया उस माउंटेन के साथ साथ उस स्पिरिट को भी खत्म कर देती है। बाकी लोग काया को डांट लगाते हुए कहते हैं कि काया तुम्हें ऐसे किसी के माउंटेन को खराब नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ यूकी बस यही सोच रहा था कि मैंने उस टनल में कुछ फील किया, शायद वो मेरी इमेजिनेशन होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस स्पिरिट के हाथों के निशान उसके हाथों पर छप गए थे। तभी यूजू काया को खेलने बुलाती है। खेलने जाते वक्त काया नोटिस करती है कि उसका हाथ काला हो गया था। इसके बाद यूकी की मदर चिए और अकीरा के पास कंप्लेन लेकर आती है और उनसे पूछती है कि ये निशान उसके हाथों पर कैसे आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो यूकी से पूछती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये किसने किया और तुम्हारे अराउंड कौन था। यूकी कहता है कि काया थी, बट काया ने उसे मेरे लिए भगाया। यूकी की मदर पूछती है कि किसे भगाया। यूकी कहता है कि घोस्ट को। इतना सुनने के बाद भी टीचर्स को पता नहीं चलता कि आखिर यूकी के हाथों पर वो निशान कहाँ से आया और अब उसके फैमिली का ट्रस्ट जीतने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और कोई घोस्ट, ऐसा तो बस काया कहती है। चिहिरो पूछती है कि चिए तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, पर चिए नामू की ही बातों में थी। वो उनसे कहती है कि काया कोई मॉन्स्टर नहीं है। बाकी टीचर्स कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे थे। इस पर चिए उनकी माफी मांगती है। फिर कुछ टाइम बाद एनुअल फैमिली फॉल फेस्टिवल में सभी बच्चे आप अपने कॉस्ट्यूम में बहुत मजे कर रहे होते हैं। वही आनामुगी किंडरगार्टन के टीचर्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया था। चिहिरो कहती है कि पहले मैं इसके लिए मना करने वाली थी, बट ये देखने के बाद कोई मना कैसे ही कर सकता है। तभी चिए के सामने से कोई सस्पिशियस बंदा गुजरता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ पर ट्रिक और ट्रीट मांगते हुए काया आती है। शीजो चिए को बताता है कि हम ज्यादातर वीकेंड्स हॉस्पिटल में काया के मदर के साथ स्पेंड करते हैं। चिए पूछती है कि फिर उनकी तबीयत कैसी है। शीजो कहता है कि वो अब ठीक है और मैं किंडरगार्टन के मदद के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तभी काया अपने फादर से अलग हो जाती है और दूसरे बंदे को अपना डैड मानने के एम्बेरसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो अपने डैड को ढूंढते हुए फिर से उसी बंदे के पास पहुँच जाती है। वो बंदा कहता है कि तुम शायद खो गई हो, क्यों न मैं तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन
लेकिन समझदार काया उसे ना बोलकर वहाँ से भाग जाती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ पर वो बंदा फिर से आता है और कहता है कि देखो तुम मेरे पास वापस आ गई, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना। उसके गलत इंटेंशंस देखकर काया उस पर अटैक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर उस बंदे के उसे पकड़ने पर काया चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वही बाकी लोगों को लगता है कि ये बाप बेटी के बीच मस्ती चल रही है। काया उससे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ कर कहता है कि बस चलो मेरे साथ, तुम्हें मॉन्स्टर्स पसंद नहीं है ना, अच्छे बच्चे की तरह रहो और कुछ भी स्कैरी नहीं होगा। इस पर काया सोचने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्ट्रांग हूँ, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी नामू उस बंदे को रोककर कहता है कि क्या मेरी बेटी ने कुछ किया। इससे बाकियों को भी समझ आता है कि ये बंदा उसका फादर नहीं था। वो बंदा प्रॉब्लम से बचने के लिए कहता है कि वही मेरे पास आ रही थी, तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके जाने के बाद नामू काया को बताता है कि तुम्हारी पावर्स नॉर्मल ह्यूमंस पर काम नहीं करेगी, बट खैर मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट अब शायद इसका कोई फायदा नहीं और इसलिए ही मैं कहता हूँ कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस के साथ नहीं जी सकते हैं। हम नामू का पास देखते हैं जहाँ नामू के पेरेंट्स ने उसके डिफरेंट होने की वजह से उसे छोड़ दिया था। जहाँ ऑर्फनेज में भी नामू के पावर्स की वजह से सभी लोग उससे डरने लगते हैं, जबकि नामू उनकी बस मदद करना चाहता था। इसकी वजह से उसे अकेले रहना ही पसंद आता है। हालांकि नामू अपने फ्रेंड्स को बार बार सॉरी लेटर्स लिखता था, पर कहते हैं ना कि अगर इंसान किसी चीज को समझ नहीं सकता तो वो उस चीज को खत्म कर देता है, और ऐसा नामू के साथ भी होता है। सभी लोग उसे पागल समझते हैं और उसके ऊपर हर टाइप की मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, इतनी कि नामू के मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आता है। तभी उसके लाइफ में मॉब की एंट्री होती है जो रूम नंबर 313 के बारे में जानने आया था। रूमर है कि जिस भी पेशेंट को इस रूम में रखा जाता है वो एट दी एंड सुसाइड कर लेता है, और वो भी अपना सर वॉल पर पटक पटक कर। तभी ऊपर से नीचे कोई कुत्ता है और ये कोई और नहीं बल्कि नामू था। मॉब उससे कहता है कि तुम लकी थे कि तुम्हारे नीचे झाड़ियाँ थी जिनकी वजह से तुम बच गए। नामू पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर मॉब उसे अपना कार्ड देता है जिससे उसे पता चलता है कि मॉब एक साइकिक है। मॉब कहता है कि मुझे पता चला कि कुछ इविल स्पिरिट्स इस रूम को हॉन्ट कर रही है, इसलिए मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। तभी मेरा तुमसे इनकाउंटर हुआ जो कि उस स्पिरिट का अगला शिकार बनने वाला था। तुम इस बार ही लकी थे, बट अगर तुम इसी रूम में रुके रहे तो ये फिर से हो सकता है, पर डरने की कोई बात नहीं। द साइकिक मॉब ओसामू तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वही मॉब बिना परमिशन उसके रूम में घुसा था, इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर रात को नामू सोचता है कि अगर मैं जो देख सकता हूँ इसके बारे में किसी से बात की तो सभी मुझे पागल ही समझेंगे, और उसे लगता है कि मैं खुद को मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं पोजेस हूँ, नॉट इवन क्लोज। उसे खुद से गिरना बोलना भी बहुत पैथेटिक साउंड करता है, बट आई गेस किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, इवन मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे मॉब की याद आती है जिसने उसे कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन मॉब फिर से आता है और कहता है कि ध्यान से सुनो, ये प्रोटेक्टिव टालिस्मान है, इससे और थोड़े सॉल्ट को अपने बेड के हर कोने में रखो, ये तुम्हें बचाए रखेगा। हावेवर सॉल्ट अपना शेप खोएगा या डिस्कलर होगा या तो फिर उसमें डस्ट जमा हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, इसलिए जल्दी से तुम्हें इसे फ्रेश सॉल्ट से रिप्लेस करना होगा। इस पर नामू पूछता है कि ओसामू सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये बात तुम्हें बॉदर नहीं करती। मॉब कहता है कि हम सब अलग अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, और जब ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो ये नेचुरल है कि लोग इससे अनईजी फील करेंगे या तो फिर इसे डिनाई ही कर देंगे। हालांकि इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है और ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं अशेम्ड फील करूं। एंड फिर नामू-सान तुम मेरी प्रेजेंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। इस पर नामू बहाने मारते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर नर्स फिर से आती है। जहाँ जाते हुए मॉब नामू से कहता है कि स्ट्रॉन्ग रहना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर नामू उसकी बात याद कर सोचता है कि उसके ये कहने से पहले मैं सोचता था कि बस मैं ही दुनिया को अलग नजर से देखता हूँ, और ये क्या है, ये तो टोटली फेक है। वही शाम को मॉब फिर से हॉस्पिटल आता है और सोचता है कि मैं नामू के ऑपोजिट रूम में स्टैंड बाय पर रहूंगा, जैसे ही कुछ होगा वो मुझे सिग्नल करेगा एंड फिर मैं चार्ज इन करूंगा। मैं उस स्पिरिट को अपने होम में एक्सोर्सिज्म स्प्रे से खत्म कर दूंगा। वही वेट करते करते उसकी आंख लग जाती है, पर नामू की आवाज से वो उठ जाता है। नामू उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो मिस्टर। मॉब कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं जैसे ही वॉल पर नॉक सुनूंगा वैसे ही आ जाऊंगा, पर नामू उल्टा पूछता है कि तुम वॉल पर नॉक क्यों कर रहे थे। इसका मतलब मॉब को समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक ओल्ड मैन वॉल पर अपना सर पटक रहा था। वो नामू से पूछता है कि ये कौन सा रूम है। इस पर नामू उसे बताता है कि ये रूम नंबर 313 है। ये सुनकर मॉब इस रूम के र्यूमर्स को फिर से याद करता है और बहुत डर जाता है। नामू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है मिस्टर। मॉब कहता है कि सब ठीक
होगा, मैं एक साइकिक हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। पर ऑब्वियसली मॉब उस स्पिरिट से बहुत कमजोर था, इसलिए वो स्पिरिट उसका सर वॉल पर पटकने लगती है। मॉब सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा करने से पहले क्या सोचा था। तभी नामू अंदर आता है। मॉब उसे दूर रहने कहता है, पर नामू उसकी नहीं सुनता और उस स्पिरिट को एक ही झटके में मार देता है। वो मॉब से कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, बट एक साइकिक के लिए तुम घोस्ट से डील करने में बहुत बेकार हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरे स्टूडेंट। प्रेजेंट में नामू सोचता है कि मैं बस बैठकर देख नहीं सकता था कि मेरा स्टूडेंट कुछ ऐसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। मीनवाइल चिए और शीज़ो अलग अलग होकर काया को ढूंढने लगते हैं। तभी चिए को नामू काया के साथ दिखता है, इसलिए वो उसका पीछा करती है और एक एली में उसे रोककर पूछती है कि तुम नामू हो ना, तुम काया को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नामू कहता है कि तुम क्या रही हो, और तुम ही थी ना जिसने उसे क्राउड में छोड़ा। अगर इसे किसी ने ऐसे देख लिया होता तो तुम क्या करती? काया को देखकर चिए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि डरो मत, मैं आ गई हूँ, चलो हम वापस तुम्हारे डैडी के पास चलते हैं। नामू पूछता है कि तुम्हारे उस चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी वाले एटीट्यूड का मतलब क्या है? क्या तुम उससे इतनी ऑब्सेस्ड हो या ये तुम्हारा उसे टेम करने का कोई तरीका है? चिए कहती है कि बेरली हैश्ड और टेम वगैरह बोलना बंद करो, वो कोई एनिमल नहीं है। वैसे तुम भी एक साइकिक हो ना? नामू कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर सेंसे तुम्हें सच में लगता है कि उस बच्चे ने तुम्हें शुरू से जो बताया वो सच है? अगर तुम उन्हें खुद से नहीं देखी होती तो तुम उसे कैसे ट्रीट करती? जब सोसाइटी को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे डिफेक्टिव मानकर कास्टासाइड कर देते हैं, फिर उन्हें साइकिक जैसा बिलीव करने लायक लेबल दिया जाता है। बट इवन डिविएशन की भी कुछ लिमिट होती है, लेकिन जब कोई उस लिमिट को क्रॉस करता है तो वो प्रैक्टिकली एक बीस्ट बन जाता है। इवन मुझे भी उसे एज अ ह्यूमन रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। मॉब उसे वर्शिप करता है जैसे वो कोई डिवाइन हो, पर उस फैमिली में पैदा होने वाला कोई भी डिवाइन नहीं हो सकता, उल्टा ईविल ही हो सकता है। चिए पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब और तुम ये कैसे कह सकते हो? नामू कहता है क्योंकि मैं भी नामू इबिसुमोरी हूँ। मुझे बताओ सेंसे, तुम उस चीज को इतने क्लियरली पकड़े हुए हो, तुम्हें लगता है कि वो वैसी ही है जैसी वो दिखती है? गौर से देखो सेंसे, इबिसुमोरी फैमिली की वुमन आखिर होती कैसी है? ये देखो, ये है असली काया। चिए काया को उठाने की कोशिश करती है लेकिन काया हिलती नहीं, जिस पर चिए के पूछने पर नामू कहता है कि ये है काया, और जिस चीज को तुम काया-चान कहती हो वो इबिसुमोरी फैमिली का ह्यूमन स्किन में लिपटा एक स्पेक्टर है। जनरेशंस तक इबिसुमोरी की बड़ी बेटी द श्राइन मेडन बियॉन्ड ऑर्डिनरी पावर कैरी करती है, पर उनकी इंटेंसिटी ये वेरी करती है। जब एक श्राइन मेडन के इनर सेल्फ को एक स्पेक्टर रिप्लेस करता है तब पावर मैनिफेस्ट होती है, और मैं ये देख सकता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ उस चीज की इनर सेल्फ कम्प्लीटली रिप्लेस हो गई है और कोई भी ह्यूमन एलिमेंट उसमें बचा नहीं है। फॉर जनरेशंस उस फैमिली ने ये अबनॉर्मल पावर क्लेम की है और जो उन्हें सूट नहीं करते उन्हें डिस्कार्ड कर दिया है, पर लगता है कि वो एट दी एंड खुद स्पेक्टर्स बन जाते हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने साथ पूरे फैमिली को ले जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि ओसामू को तुम्हारी तरह इसमें बहुत इंटरेस्ट है एंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं स्पेक्टर को एक्सरसाइज करूंगा। सेंसे, तुम्हें ये समझ आ रहा है ना कि जिस काया को तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी और तुम भी इसकी विक्टिम हो। रिसेंटली तुम भी बहुत स्कैरी चीजों से गुजरी हो ना, पर चिंता मत करो, मैं इससे निपटूंगा और अगर तुम्हें वो बॉडी चाहिए तो उसे ले जाओ। ऑल्दो उसे ऐसा मिसिंग लिस्ट करना बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, पर चिए उसे काया से दूर करती है और कहती है कि अपने वर्ड्स वापस लो, काया के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वो याद करती है कि जब काया अपने कपड़े खराब होने के बाद भी उन्हें बदलना नहीं चाहती थी, इससे सभी टीचर्स बहुत परेशान हो गए थे, इवन उसके दोस्त भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चिए उससे पूछती है कि तुम्हें कपड़े क्यों नहीं बदलने हैं, इस पर काया कहती है कि ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। स्टिल फिर कुछ टाइम बाद चिए उसे कहती है कि बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि वो कपड़े तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए तुम उन्हें बदलना नहीं चाहती, या तुम्हें चेंज करने में शर्म आती है, या आज तुम्हारा मूड पूरे दिन मडी रहने का है। काया कहती है कि ये सब गलत है, वैसे तुम पूछ क्यों रही हो? चिए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, बट मैं थोड़ी सी भी क्लोज नहीं थी। ये सुनकर काया उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो? चिए कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, उल्टा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर काया उसे बताती है कि मुझे लॉन्ग स्लीव्स पहनने हैं क्योंकि मैं ब्लैक हो जाती हूँ, पर बाकी टीचर्स को लग रहा है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। चिए सोचती है कि वो क्या बोल रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जब तक मैं उसके इनर स्ट्रगल को फील कर सकती हूँ तब तक उसके मीनिंग ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करते, और ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बस सरफेस पर अटेंशन देते हो। और क्या हुआ अगर उसके अंदर एक स्पेक्टर हुआ तो? नो मैटर तुम कुछ भी कहो, तुम ये फैक्ट नहीं बदल सकते कि काया-चान सभी की तरह एंग्री होती है, स्ट्रगल फील करती है, जॉय फील करती है और दिल से
अस्थि भी है, उसके पास ह्यूमन हार्ट है, और अगर फिर भी तुम उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नो मैटर व्हाट, मैं काया को प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर वो स्पेक्टर ग्लो करने लगता है और चिए के हाथ से काया के बॉडी में जाता है। नामू सोचता है कि मैंने उसे फाइनली सेपरेट किया था, बट अब वो फिर से बॉडी के अंदर जा रहा है। क्या मैं ये फिर से पुल ऑफ कर पाऊंगा? तभी काया को फिर से ठीक देखकर चिए के जान में जान आती है। इस पर काया भी रोते हुए कहती है कि मैं खो गई थी। चिए उससे कहती है कि तुम अकेली डर गई होगी ना, बट अब तुम सेफ हो, चलो हम तुम्हारे डैडी के पास वापस चलते हैं। फिर शीज़ो काया को वापस पाकर चिए को थैंक्स करता है। तभी चिए नामू को देखकर पूछती है कि तुम अभी भी उसके साथ कुछ करना चाहते हो? नामू कहता है कि नहीं, और ऐसा कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस स्पिरिचुअल थिंग्स के साथ डील कर सकता हूँ, और मैं एक्सपेक्टर के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर या फुल्ली मैनिफेस्ट होने पर इंटरवीन कर सकता हूँ, बट अगर वो वेसल के अंदर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुमने उसे वापस अंदर कैसे डाला? क्या तुम ऐसा भी कर सकती हो? चिए कहती है कि बिल्कुल नहीं, जरूर किसी चीज ने उसे इस वर्ल्ड में वापस आने के लिए मोटिवेट किया होगा। ये सुनकर नामू को मॉब के और चिए के वर्ड्स याद आते हैं, जहाँ मॉब ने उसे प्रोटेक्ट करने का कहकर उसे एक न्यू लाइफ दी थी। नामू चिए को ये बोलकर जाता है कि मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी होगी। इसके बाद चिए मॉब को बताती है कि नामू ने काया को मारने की कोशिश की थी। नामू कहता है कि ये झूठ है, तुम एक्सोर्सिज्म को किलिंग तो नहीं कह रही हो ना। इस पर चिए पूछती है कि मॉब ये तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है? मॉब कहता है कि उसे काया सामा के बारे में कुछ फाइल चाहिए थी। तभी नामू कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसका नाम हेड फैमिली के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग रखा गया है, मतलब वो क्लियरली नेक्स्ट सक्सेसर है, फिर भी वो एक नॉर्मल लाइफ क्यों जी रही है, एंड टॉप ऑफ दैट उसका ट्रू फॉर्म वो मॉन्स्टर है। चिए कहती है कि हेड फैमिली, पर तुम भी तो इबिसुमोरी हो ना। नामू कहता है कि मैं इबिसुमोरी क्लैन के ब्रांच फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली डिफरेंट कांजी यूज करती है। हेड फैमिली ये स्पिरिचुअल लीनिएज को होल्ड करती है, एंड ब्रांच फैमिली के डिसेंडेंट्स ये नॉन साइकिक होते हैं जो हेड फैमिली के श्राइन मेडन को वर्शिप करते हैं, और शायद वैसा ही कुछ होता होगा। वैसे मैं जब 4-5 साल का था तब मुझे अपने घर से निकाला गया, शायद ये मुझे हेरिटेज में मिला है, बट मैं पैदा होने के बाद से ही श्राइन मेडन का ट्रू फॉर्म देख सकता था, और जैसे ही मैंने इसके बारे में बात की वैसे ही उन्होंने मुझे फॉस्टर केयर भेज दिया। तभी मैं समझ गया कि वो उनके चीजों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करना भी शामिल है, और अभी उससे भी मॉन्स्टरस चीज छुटकर एज अ किंडरगार्टनर की लाइफ जी रही है। तो क्या तुम्हें समझ आया कि मैं उसे बाहर क्यों निकालना चाहता था? चिए पूछती है कि क्या इसका मतलब तुम अभी भी काया-चान को मारना चाहते हो? नामू कहता है कि अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं करूंगा, बट तुमने ही उसे अपने ह्यूमन वेसल में डालकर जिंदा रखा, इसलिए उसे ह्यूमन बनाए रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इससे मेरे लिए चीजें और भी आसान हो जाएगी। फिर शाम को काया को लेने फिर से नाना आती है। चिए सोचती है कि काया की आंट मेन इबिसुमोरी क्लैन की हेड और एक साइकिक है। तभी नाना पूछती है कि चिए आजकल काया बहुत सैड रहती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चिए सोचती है कि मैं क्या कहूँ, ऐसा पॉसिबल है कि वो काया को एज ए ह्यूमन नहीं देखती होगी, और क्या होगा अगर उसका मोटिव भी नामू जैसा हुआ तो? नाना कहती है कि अगर तुम्हें पता चले तो मुझे बताना, या तो तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी हो तो तुम कर सकती हो। फिर घर में नाना काया से पूछती है कि तुम घोस्ट को हरा सकती हो, ऐसा तुम्हारी जैसा ही कोई कैपेबल पर्सन कर सकता है। काया कहती है कि पर वो उस दिन काम नहीं किया, मैं उसे हरा नहीं पाई, इसलिए अभी से मैं घोस्ट से फाइट नहीं करती। इस पर नाना कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मुझे स्पेक्टर्स बहुत टेरिफाइंग लगते थे, मैं बस अपने मदर के पीछे छुपने के अलावा कुछ नहीं करती थी, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारी जैसा एक छोटा बच्चा फेस करे, इसलिए तुम्हारा उन्हें अवॉइड करना ही अच्छा है, बट इन केस अगर तुम कभी भी उन्हें कन्फ्रंट करती हो तो ये तुम अपने साथ रखो, ये तुम्हें स्पेक्टर से बचाएगा। काया सोचती है कि ये तो बट है, बट नाना उसे कहती है कि ये हार्ट है। ये देखकर नाना को छोटे मिराई की याद आती है, जो कि सेम टू सेम काया की तरह थी। यहाँ काया को लगता है कि नाना उसकी वजह से रो रही है, बट नाना झूठ कहती है कि मेरी आंखों में कुछ चला गया था। फिर अगले दिन काया और उसके दोस्त किंडरगार्टन में हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जहाँ मासारू एक कंटेनर को देखता है और साकू के पास आकर कहता है कि मेरे पास एक अच्छा हाइडिंग स्पॉट है। यहाँ साकू अंधेरे से डर रही थी, पर मासारू के कहने पर वो अंदर चली जाती है। फिर काया उन्हें ढूंढना शुरू करती है, और देखते ही देखते यूजू और केन को ढूंढ लेती है, बट जब वो साकू और मासारू को देखती है तो वो उसे कुछ अलग लगते हैं। वही साकू और मासारू उसे अजीब कहने लगते हैं। काया कहती है कि साकू चांद कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती, पर साकू उसे धक्का मारकर कहती है कि भूल जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, हमसे दूर हो जाओ, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। फिर वो दोनों केन और यूजू के पास जाकर कहते हैं कि काया खेलना नहीं चाहती तो उसे छोड़ो, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। फिर खेलते खेलते केन गायब हो जाता है। साकू कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, उसे छोड़ो, हम खेलना
खेलना जारी रखते हैं, पर यूजू उनका नहीं सुनती और केन को ढूंढने जाती है। तभी उसे केन उसी कंटेनर से बाहर आते दिखता है। केन उसे कहता है कि यूजू, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी रो दोगी, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने उसे देखा? तभी सभी के जाने का टाइम हो जाता है। यूजू भागते हुए काया से कहती है कि काया चांद सभी अजीब हरकतें कर रहे हैं, मेरी हेल्प करो। बट उस बंदे को याद करने की वजह से काया वहाँ से हिल भी नहीं पाती। हालांकि तभी उसे नाना के दिए हुए हार्ट की याद आती है। मीनवाइल वो तीनों यूजू को उस कंटेनर के अंदर ले जाने लगते हैं। यूजू देखती है कि उस कंटेनर के अंदर साकू, केन और मासारू था, जिसे एक गोश्त ने कैप्चर कर रखा था। वो गोश्त यूजू को भी कैप्चर करने जाता है, पर काया उसे दूर करके कहती है कि यूजू यहाँ से भाग जाओ। फिर उसके जाने के बाद काया अपने रियल फॉर्म में आती है और उस गोश्त से कहती है कि मैं तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ बुरा बिहेव करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो उसे मार देती है और उसके पोजीशन से उन्हें बचा लेती है। तभी यूजू टीचर्स को लेकर वहाँ पर आती है, जहाँ अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर चिए को यहाँ अच्छे से पता था कि यहाँ हुआ क्या होगा। वही उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि काया फिर से नॉर्मल हो गई है। तभी काया उसे नाना का बनाया हुआ वो हार्ट दिखाती है और बताती है कि ये एक टालिस्मान है। इस पर काया की परमिशन लेकर चिए उसे ओपन करती है और अंदर लिखा हुआ देखकर बहुत शॉक होती है। इसके कुछ टाइम बाद सभी बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं, जहाँ मॉब काया की चुपके से फोटो खींच रहा था और यहाँ उसके साथ नामू भी था। मॉब नामू को उसके साथ लाने के लिए उसकी माफी मांगता है, बट नामू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम हेड फैमिली के साथ डील कर रहे हैं, किससे पता क्या होगा अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो। तभी मॉब उसका फोटो खींचता है और कहता है कि मैं ये बेट कर सकता हूँ कि तुम्हें ये पता नहीं होगा, बट जब स्पिरिचुअल फिनोमेना को रिकॉर्ड करने की बात आती है तो एनालॉग सबसे बेस्ट है। हालांकि इसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। कई कबार एनालॉग मेथड ऐसी चीजों को रिवील कर सकते हैं जो ह्यूमन आई के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम देख पाते हैं कि नामू का वो हाथ कर्स्ड हो गया था, जिससे उसने काया के स्पेक्टर को बाहर निकाला था। वही मॉब सोचता है कि मुझे काया सामा में कुछ अजीब नहीं लग रहा, जो मास्टर और चिए ने बताया था। तभी फोटो क्लिक करने पर उसे काया के सामने एक स्पेक्टर दिखता है। वो सोचता है कि काया सामा ने उसे इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं है या वो लोगों को हार्म नहीं करना चाहता, पर तभी वो देखता है कि उस स्पेक्टर ने उसे नोटिस कर लिया था। फिर नामू के आने पर मॉब उसे वो फोटोस दिखाता है और बताता है कि मैं जब जब क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहा है। शायद ये उस टाइप का स्पेक्टर है जिसे आंखें हटाने पर वो अटैक करता है और तुम भी उसे देख पा रहे हो ना, क्या तुम उसे मार सकते हो? मुझे जल्द से ब्लिंक करना होगा, मेरी आंखें सूख रही है। नामू कहता है कि काश मैं कर पाता, बट मुझे कोई भी स्पेक्टर नहीं दिख रहा। वो सोचता है कि ये बहुत अजीब है, वो बस ओसामू को दिख रहा है बट मुझे नहीं। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो मॉब को कैसे तैसे बचा लेता है। वो सोचता है कि मैं बहुत केयरलेस था, बट कैमरा के अंदर छुपना ये बहुत अच्छा मूव था, मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ। ये बोलकर वो उस स्पेक्टर को मार देता है। हालांकि वो स्पेक्टर अभी भी मरा नहीं था, वो मॉब के खींचे हुए फोटो से बाहर निकल कर उन्हें घेर लेता है। या उस कर्ज की वजह से नामू बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो मॉब को यहाँ से भागने कहता है। लेकिन वो स्पेक्टर नामू को कुछ करे इससे पहले काया वहाँ पर आती है और कहती है कि मॉब के फ्रेंड्स को परेशान मत करो। काया को वहाँ देख कर मॉब बहुत खुश होता है। नामू काया से पूछता है कि तुम्हें उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती हो ना। ये पूछकर वो वहाँ से चली जाता है और सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बुरा होगा, मैं ओसामू को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है, बट मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। फिर शाम को चिए नाना से कहती है कि ये अजीब लगेगा, बट काया गोश्त को देख सकती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उन्हें मार भी सकती है, बट कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड उसे ये पावर दे रहा है ना। ये सुनकर नाना कहती है कि लगता है तुम्हें भी इबिसुमोरी श्राइन मेडन के बारे में पता चल गया है। चिए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो मैं काया के बारे में जानती हूँ, इसलिए तुम भी मुझे उसके बारे में सब बताओ। नाना पूछती है कि ऑल ऑफ अ सडन तुमने मुझ पर ट्रस्ट करने का कैसे डिसाइड किया? चिए कहती है क्योंकि उसने मुझे दिखाया, मैंने देखा कि उस टालिस्मान में क्या लिखा था। उस टालिस्मान पर लिखा था कि सभी कर्सेस इबिसुमोरी नाना के ऊपर चले जाए। नाना कहती है कि मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है और वो चीज बस मॉडेस्ट कंफर्ट के लिए है। चिए कहती है कि मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि काया अपने फैमिली के साथ खुशी से रहे और कोई भी उसे मॉन्स्टर ना बुलाए। फिर बैठकर चिए उसे बताती है कि काया ये इबिसुमोरी श्राइन मेडन है, ये उसे नामू नाम के बंदे ने बताया। नाना कहती है कि मतलब ब्रांच फैमिली का लड़का अच्छा कर रहा है, ये जानकर अच्छा लगा, बट नामू की बात आधी करेक्ट है। इबिसुमोरी क्लैन की बड़ी बेटी साइकिक बनती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये इनकरेक्ट है। वो पहले बच्चे को इस तरह जन्म देती है जिससे इंश्योर हो कि वो बच्चा साइकिक हो। ये मानना मुश्किल है, बट कहा जाता है कि इबिसुमोरी के एंसेस्टर्स डिवाइन हुआ करते थे और उसके इस सुपरनैचुरल गिफ्ट्स की वजह से इबिसुमोरी फैमिली ग्रेट प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ी। हावेवर उसकी पावर्स नेक्स्ट जनरेशन के पास
पास ऑन नहीं हुई। हालांकि बिसुमोरी फैमिली ने पावर को प्रिजर्व करके रखने पर कभी गिव अप नहीं किया और एक श्राइन मेडन को फिर से पैदा करने के लिए सभी तरह के रिचुअल्स किए एंड फाइनली एक मेथड डिस्कवर किया और वो था कर्स गेस्टेशन। इस मेथड से पैदा हुए बच्चे हमेशा फीमेल ही होते हैं और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वैसे वैसे उनके लुक्स और एबिलिटीज ये फाउंडिंग श्राइन मेडन को मिरर करती है। इसलिए हर श्राइन मेडन से यही उम्मीद की जाती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी एक श्राइन मेडन दे। इससे ही उस लिनिएज का जन्म हुआ जिसमें बड़ी बहन साइकिक पावर्स को इनहेरिट करते हुए पैदा होती है। हालांकि हमारे पावर्स की पोटेंसी ये वेरी करती है बट हम सब उसकी ही कॉपीज है। सच कहूँ तो हम साइकिक पावर्स के वेसल्स के अलावा और कुछ नहीं है और नामू का हमें स्पेक्टर्स बोलना ये भी एंटायरली गलत नहीं है। चिए कहती है कि उसने बताया था कि काया अंदर से कम्प्लीटली एक स्पेक्टर बन गई है। क्या इसका मतलब वो लड़की रियल काया अभी इस दुनिया में नहीं है? नाना कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, शायद काया ने बाकियों से ज्यादा श्राइन मेडन की पावर इनहेरिट की होगी और उसके अंदर कौन है इसके बारे में पूछो तो वो काया ही है और मैं इसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि मिराई ने काया को पैदा किया है। चिए कहती है कि ये सुनकर अच्छा लगा बट काया चान के मदर ने भी वही रिचुअल किया क्या? नाना कहती है कि मैं इसे रेबेलियन का एक्ट कहूंगी। उसे इंफीरियर फील हुआ क्योंकि वो साइकिक पावर्स को पोजेस नहीं करती और ऐसे भी साइंस थे कि वो हमारी मदर से नाराज है क्योंकि वो हमें डिफरेंटली ट्रीट किया करती थी। पर समा उस रिचुअल के बारे में पता चलने के बाद उसे एक साइकिक बेटी को जन्म देकर उन फीलिंग से फ्री होना होगा। शायद इसलिए उसने नंबर 8 और गॉड की कांजी को यूज करके उसे काया नाम दिया। तभी चिए नाना को बताती है कि काया की मदर को सेकंड बेबी होने वाला है और एक साइकिक ने बताया कि उसके पेट के अंदर एक स्पेक्टर है। मतलब वो फिर से उसी रिचुअल से गई होगी ना। शायद वो चाहती है कि उसकी बेटियां साइकिक्स हो जो कि वो नहीं हो पाई। नाना कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि काया एज अ श्राइन मेडन पैदा हुई है। तभी बातों के बीच नाना को कुछ रियलाइज होता है और वो काया को लेकर मिराई के हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है जहाँ काया नाना को मिराई से मिलने नहीं देना चाहती थी। नाना उसे कहती है कि काया तुम स्ट्रॉन्ग बच्ची हो, तुम इतने टाइम से अकेले ही अपनी मॉम से डील कर रही थी पर अब मैं ये हैंडल कर लूंगी। मिराई से मिलने जाते हुए नाना शीजो की बात याद करती है जहाँ शीजो उसे बताता है कि काया का ध्यान रखने की मदद मांगने से पहले मैंने ये बात मिराई को बताई थी क्योंकि तुमने जो चीजें बताई थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। बट मिराई ने स्माइल करके कहा कि काया को मेरी बहन को दिखाओ, वो बहुत सरप्राइज होगी। नाना सोचती है कि मिराई आखिर करना क्या चाहती है। तभी मिराई के रूम का दरवाजा खोलते ही उसे कोई चीज दूर फेंक देती है। इसकी वजह से नाना को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। नाना सोचती है कि क्या वो मेरी हेलुसिनेशन थी पर नहीं, डेफिनेटली उस रूम में कुछ था और उसने मुझ पर अटैक भी किया। आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? वो जल्दी से अपने मदर को कॉल करती है पर उसे बताया जाता है कि उसकी मदर मर चुकी है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में भी सेम टालिस्मान था जिस पर लिखा था कि सभी कर्स ऐसी बिसुमोरी मुत्सु के ऊपर चले जाए। मतलब नाना की मौत मुत्सु ने अपने ऊपर ले ली थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।